चलो भाई, हम बात कर रहे थे गियर डिजाइन की। कल क्या क्या हमने फाइनली समझा था, ठीक है। कल क्या क्या फाइनली समझा था कि एक आपके पास एक ये सर्कल है ना, ठीक है, ग्रीन ले लो। एक ये है सर्कल, ठीक है, और एक ये है सर्कल। ये दो सर्कल हैं। पिनियन कौन सा? छोटा वाला। गुड। ये छोटी छोटी चीजें मैं रिवाइज मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि अब याद हो गई है या नहीं। ये पिनियन है और ये गियर है, ठीक है। ये सर्कल हैं कौन से? ये सर्कल पिच सर्कल। गुड। ये सर्कल हो गए हमारे पिच सर्कल, दोनों ही। ये भी दोनों ही पिच सर्कल है ना, जो एक दूसरे से यहाँ कॉन्टेक्ट पर हम सोचते हैं। क्या ये फिजिकल कॉन्टेक्ट है? मतलब ये क्या सिर्फ और सिर्फ गियर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, ये कौन से वाले पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन है जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा था। कल समझाया था चलाते हुए ना उस चीज को, कि जहां कॉन्टेक्ट हो रहा था, जो लाइन कॉन्टेक्ट था उसी को हम 2D में पॉइंट कॉन्टेक्ट मान के और उसी चीज को चला रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या थे हमारे? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पाथ ऑफ रिसेस, है ना, जो आगे की तरफ आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है ना। ये चीज मैंने कल समझाई हुई थी। पिच ऑफ, ये आपके पिच सर्कल के ऊपर थे। ये आपने टॉम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। टॉम को हम अच्छे से समझते भी हैं, उसमें कुछ वीडियोस भी यूज करते हैं। वो सारे काम टॉम के हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ यूज नहीं किए, ना वीडियोस ना कुछ, ठीक है। वो सारी चीजें वहां पर यूज करते हैं। अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है कि आपने क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरे पास ये पॉइंट है, इस पर क्या था हमारा? v1 बराबर v2। तो हमने क्या निकाल लिया फाइनली कि इसमें वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। और v1 क्या होता है? v2। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या रिलेशन आए थे? r1 ω1 इक्वल टू r2 ω2। साथ ही इसमें और कौन सी कंडीशन होती है? सारी कंडीशन बताओ। पावर, बहुत बढ़िया। P1 इक्वल टू P2। तो यहाँ से एक कंडीशन और आती है, कौन सी? T1 ω1। अब देखो इसे मैं T नोट 1 लिख रहा हूँ ना, टॉर्क वाला। T नोट 1 इंटू ω1 इक्वल टू T नोट 2 इंटू ω2। तो यहाँ से दूसरी रिलेशन इससे आ जाएगी, ठीक है, एक इससे, और एक चीज और होती है इसमें, फोर्स कांस्टेंट आया था, है ना, इस वाले रिलेशन से। एक चीज और होती है दोनों चीजों के अंदर, ये एक चीज और है दोनों। कौन सी? मॉड्यूल। वेरी गुड। m1 इक्वल टू m2, ये तो मैंडेटरी है ही, है ना। तो इससे m1 इक्वल टू m2 से क्या आएगा? d1 अपॉन t1 इक्वल टू d2 अपॉन t2। यहाँ t नोट 2 नहीं है, मतलब ये नंबर ऑफ टिथ है, नंबर ऑफ टिथ हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब जो वो रिलेशन आया था कल हमारा ft1 बराबर ft2, वो था हमारा। इन्हीं को रिलेट करते हुए फाइनली हमने ये निकाला कि इसमें जो टेंजेंशियल फोर्स 1 वाला 2 वाले पर लगाएगा वो हमारा फोर्स ft2 कहलाएगा, ठीक है। ft2 समझ रहे हो ना? यहाँ छोटा वाला टी लेके चलेंगे, फिर नहीं तो सारे टी में कंफ्यूजन रहेगी। ये टी कौन सा है? टेंजेंशियल। ये टी कौन सा है? टेंजेंशियल। इस टी को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन। याद है ना? ठीक है। तो ये क्या हो गया? ft2 इक्वल टू क्या निकल के आया था कल? ft1। मतलब जो मेरा 2 वाला 1 वाले पर रिएक्शन लगा रहा है वो हो गया ft1। जो मेरा 1 वाला 2 वाले पर एक्शन लगा रहा है उसे घुमाने के लिए, क्योंकि हम कैसे घुमा रहे हैं इसे? पहले इसे ω1 दे रहे हैं, किसकी हेल्प से? पावर की हेल्प से, P1 की हेल्प से। P1 क्या है? इनपुट है। कल समझ में आ गई थी सारी चीजें। पावर इनपुट दिया तो ω1 से घुमा, ω1 से घुमा तो ये क्या लगाएगा इस वाले टिथ पर? फोर्स। तो ये होगी एक्शन। ft2 एक्शन इक्वल टू क्या होगा? ft1 रिएक्शन, ठीक है। ये एक्चुअली कहां से आए थे ये भी याद होगा आपको, fn2 इक्वल टू fn1 से। फिर उनके जो रिजोल्यूशन थे वो भी क्या होंगे? सेम। इसलिए ft2 इक्वल टू था ft1, ऐसे ही fr2 इक्वल टू था fr1। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो ये जो फिगर थे, ठीक है, दो ये जो फिगर थे, ठीक है, दो ये जो फिगर हैं, ठीक है, ये जो फिगर हैं, इन फिगर में ω2 हमारा कैसे आ गया? ऐसे, जैसे थे ω2, ठीक है, ω2। और यहां से प्रोड्यूस क्या होगा हमारा? P2। किसकी हेल्प से? T02। यहाँ पर टॉर्क भी आएगा T02। अभी क्या है, जो टिथ है यहाँ पर, मान लीजिए इस पर एक टिथ ये हो गया ऐसे करके, इस पर ये वाला टिथ ऐसे हो गया ऐसे। तो ये जो टिथ है, इन टिथ की डिजाइन हमें करनी थी। तो इसकी टिथ की डिजाइन कैसे होगी? इसमें इंड्यूस कितना फोर्स हो रहा है? इसमें इंड्यूस कितना हो रहा है फोर्स? जब आप पावर से इस टिथ को घुमा रहे हो तो जो टिथ दूसरे वाले टिथ पर इंड्यूस कर रहा है फोर्स, वो कितना है?
जो पहला वाला गियर दूसरे वाले गियर पर कांटेक्ट में इंड्यूस कर रहा है फोर्स, वो कितना है? Ft2। समझ रहे हो? अभी समझाया ना, ये वाली चीज हमने कल अच्छे से डिस्कस भी की थी। वो क्या है? Ft2। वन वाले ने टू वाले पर कितना इंड्यूस किया। कैसे मान लिया उस चीज को? स्टैटिक, है ना। अभी फिर से स्टैटिक माना, याद है? याद है, ठीक है। अभी क्या है वो? स्टैटिक। याद आ रहा है कुछ? ठीक। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें समझी कि जो वन वाला टू वाले पर फोर्स लगा रहा है दैट इज द Ft2, और ये हमने क्या मान लिया था? स्टैटिक कंडीशन। अभी जो ये स्टैटिक कंडीशन में है, ये क्या हुआ है? इंड्यूस्ड। किस पर? इसके टिथ पर। और आपको ये भी पता है वही Ft2 किसके बराबर है? Ft1 के। तो वन वाले पर भी कितना टेंजेंशियल फोर्स इंड्यूस होगा? सेम। ठीक है, ये चीज थी। ये है इंड्यूस मटेरियल का, जिसका वो टिथ बना हुआ है, जिसका वो गियर बना हुआ है, उस मटेरियल की अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जिस पर वो टूटे, है ना। तो उसी को ख्याल रखते हुए और बेंडिंग सेंस को लेते हुए, विदाउट शियर एंड विदाउट कंप्रेसिव। कल भी समझा था, ये दो चीजें हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लुइस साहब ने इन चीजों को नहीं लिया। उन्होंने क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग टेंडेंसी में टिथ को तोड़ना। तो बेंडिंग टेंडेंसी में जब टिथ को तोड़ा उन्होंने, तो क्या देखा कि अगर उस पर एक Ft1 का फोर्स भी लगा दूं, तो यहां पर एक मेरे पास क्या आती है? बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन, ये कौन सी कंडीशन से निकल के आई? बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। ये निकल के आई थी आपकी लुइस इक्वेशन से। लुइस इक्वेशन क्या थी? याद होगा आपको। लुइस इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? लुइस बेंडिंग इक्वेशन, Ft इक्वल टू सिग्मा बी इंटू कैपिटल वाई इंटू बी इंटू एम। और इसी को फिर हमने बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन में क्या बोल दिया कि ये जो Ft इंड्यूस हो रहा है, ये मैक्सिमम किसके सेंस में इंड्यूस होगा? ये मैक्सिमम किसके सेंस में इंड्यूस होगा? Fs इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स इंटू में y इंटू में b इंटू में, है ना। ये है उस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से उस मटेरियल के टिथ को तोड़ने के लिए मिनिमम फोर्स। समझ रहे हो? स्टैटिक सेंस। जब इस चीज को हमने कैसे मान लिया? इंगेजिंग को बस ऐसे रुका हुआ आराम से, और अब बस फोर्स लगा रहे हो, है ना। बस फोर्स लगा रहे हो, मतलब अब ये चल नहीं रहा है, चलने की कंडीशन में आ रहा है। तो आप जितना मैक्सिमम फोर्स लगाते हो तो बिना टिथ को तोड़े, वो मैक्सिमम फोर्स मेरा Fs है। और जैसी वो Fs की वैल्यू थोड़ी सी इस वाले मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुई, ये कोई मैग्नीट्यूड तो आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, इससे जैसे ही वो ज्यादा हुई F की वैल्यू, वैसे ये चीज क्या होगी? टूट गई, ऐसे टिथ टूट जाएगा। तो Fs शुड बी इक्वल टू दिस और लेस देन दिस, ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये है टिथ के मटेरियल की प्रॉपर्टी। जो टिथ जिस मटेरियल से बना है उसके हिसाब से मैक्सिमम फोर्स झेलने की कैपेसिटी। ये वाई क्या था? लुइस फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या थी? T²/6mh। ठीक है, या फिर 0.156 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई z। ठीक है, z मतलब नंबर ऑफ टिथ, t। ठीक है, कल समझाया था जिसके नंबर ऑफ टिथ ज्यादा उसका स्मॉल y ज्यादा, है ना। निगेटिव टर्म डिनोमिनेटर याद आ रहा है कुछ? उसका स्मॉल y ज्यादा तो उसका कैपिटल Y भी ज्यादा। इसका मतलब उसमें क्या होगा? कैपेसिटी भी ज्यादा होगी उसकी Fs को झेलने की, क्योंकि अगर y ज्यादा तो Fs भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वो Fs ज्यादा झेल सकता है ना। बट सिर्फ और सिर्फ Fs ज्यादा झेलने के लिए y ही नहीं होता, और क्या होता है? अगर दो गियर हैं तो उनके दो के मटेरियल भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हमने कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर माना था? सिग्मा b इंटू वाई। ये दोनों ही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर थे, क्योंकि b और m क्या होंगे? उनके जनरली सेम। b एक बार चेंज हो सकते हैं, बट m तो 100% सेम होंगे, नहीं तो फिर मैशिंग होगी ही नहीं। क्लियर है? चलो, बी भी जब तक ना दिया जाए, रेयरली दिया जाएगा अलग अलग, नहीं तो नहीं दिया जाता, सेम ही दिया जाता है। तो हमेशा हमारे लिए क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर सिग्मा बी इंटू वाई। दिस इज दी स्टैटिक कंडीशन। तो डायनामिक कंडीशन जो हमने कल समझी थी उसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक चीज है जिस पर आप फोर्स ऐसे लगा के तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, स्टैटिक, और एक चीज ये है कि ये आपके टिथ मान लो ऐसे ऐसे लगे हुए, और ये चीज बार बार लेके आ रहे हो, बार बार लेके आ रहे हो, तो क्या होगा? Fd आपका ज्यादा होगा या कम होगा? Ft से ज्यादा। भाई Fd मतलब डायनामिक फोर्स आप ज्यादा दोगे ना, डायनामिक फोर्स ज्यादा होगा उस Ft से। इसका मतलब आपका क्या होगा कि Fd क्या होना चाहिए? Fd क्या होना चाहिए? होगा Fd क्या होगा? Ft से ज्यादा। Fd क्या होगा? Ft से ज्यादा, या फिर Ft से ज्यादा। ये मतलब ये स्टैटिक के सेंस में आ गया। बट अगर मैं Fs की बात के हिसाब से सोचूं, Fs मतलब जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उस Fs से क्या होना चाहिए? Fd 100% क्या होना चाहिए? कम। मतलब Fd is should be less than or equal to Fs for the safe condition in dynamic case, in dynamic case।
ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, एफ डी इज लेस देन इक्वल टू एफ एस, बट एफ डी इज ग्रेटर देन एफ टी भी होगा, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है डायनेमिक। चलो इतना हो गया, ये चीजें हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको 3 रिलेशन बोले थे। एक रिलेशन क्या था, अगर नंबर ऑफ, सर पहले मॉड्यूल से चलते हैं, अगर मॉड्यूल ना दिया हो तो मॉड्यूल कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 1.26 क्यूब रूट ऑफ टी नोट 1 अपॉन में सिग्मा बी वाई ऑफ वीकर इनटू में साई इनटू जेड, जेड या नंबर ऑफ टी, ठीक है जेड, ठीक है। और ये जो साई है उसकी वैल्यू क्या थी, बी वाई एम, ठीक है। अरे क्या बात है, बढ़िया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ऐसे ही याद भी हो जाने चाहिए, क्योंकि एमडी में आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़े। तो एक हो गया मॉड्यूल अगर ना दिया हो तो। दूसरी चीज, मॉड्यूल ना दिया हो या फिर अगर मॉड्यूल के बेसिस पर क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो भी समझाऊंगा, वो ऐसे नहीं बोलने वाला, वो समझाऊंगा। नेक्स्ट चीज थी मॉड्यूल के बाद नंबर ऑफ टीथ। अगर नंबर ऑफ टीथ नहीं दिए हुए और आपको नाम दिया हुआ है जैसे 20 डिग्री स्टब टूथ, तो नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखवा रखा है 2AW अपॉन में साइन स्क्वायर 5, उससे आप सीधा नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हो। क्लियर, AW दिया आपको, स्टब से 0.8 आ जाएगा, नाम दिया होगा स्टब होगा या फुल होगा, तो इस फुल से 1 लेना है, स्टब से 0.8 लेना है, बाकी 5 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो वहां पर लिखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था कौन सा वाला, वियर स्ट्रेंथ। अगर मटेरियल मेरा डायनामिक में तो ठीक है डायनामिक, बट डायनामिक के साथ साथ उसमें क्या क्या चीज आ जाए, वियर एंड टियर वाले सेंस भी आ जाए, मतलब जो टिथ का ये है ना मटेरियल, जो टिथ का ये मटेरियल है वही टूट जाए यहाँ से, मान लो ऐसे टूट जाए, तो ये वियर भी ना हो। अगर क्वेश्चन में वर्डिंग में आ जाएगा कि वियर स्ट्रेंथ के हिसाब से भी गियर डिजाइन करो, तो आपको फिर वो इक्वेशन लेनी पड़ेगी FW वाली, इक्वल टू क्या होती है, Q इंटू K इंटू D1 इंटू B, ठीक है, ठीक, D1 डायमीटर, ठीक है, हाँ गियर का डायमीटर, जिस गियर के लिए आप टिथ के डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। K क्या था, K मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों गियर के हिसाब से, तो दोनों गियर के हिसाब से क्या बनेगा, सिग्मा ES स्क्वायर साइन 5 अपॉन 1.4 ब्रैकेट 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2। E1 E2 क्या है, यंग्स मॉडुलस। सिग्मा ES क्या है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। क्यों आई, क्योंकि है तो डायनामिक, वियर करेगा कब, डायनामिक में, स्टैटिक में करेगा नहीं भाई, जब बार बार टकराएगा तभी तो मटेरियल के ऊपर की लेयर को हटाएगा ना, ठीक है, तो वो सिग्मा ES आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका था। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करो, इसमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे अगले क्वेश्चन में सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसमें आप घूमोगे भी, ठीक है। तो अभी पहले आपको घुमाऊंगा नहीं, पहले एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए लिखिएगा प्लीज, लिखिएगा ऑनलाइन भी प्लीज लिखिएगा। सर कैमरा पोजीशन सही, ओके ओके ओके, वो शायद हिल गया ये अचानक ही, अभी तो ठीक सा आ रहा था, अभी ठीक है ना, ओके चलो ठीक है। चलो स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन लिखो प्लीज। टू मेटिंग, टू TW वाला, टू मेटिंग स्पर गियर्स हैव, टू मेटिंग स्पर गियर्स हैव 20 sorry have 40, two mating spur gear have 40 and have 40 and have 40 and have 40 and 120, have 40 and 120 teeth respectively, have 20 and 40 and 120 teeth respectively. The pinion rotates at, the pinion rotates at, the pinion rotates at, the pinion rotates at 1200 rpm, 1200 rpm and transmits a torque of, and transmits a torque of 20 newton meter, and transmits a torque of 20 newton meter, full stop. The torque transmitted by gear is, the torque transmitted by the gear is, the torque transmitted by the gear is। ये जो स्टार्टिंग वाली चीजें थी इनसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करो खुद से, 2 मिनट लो ट्राई करो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, टॉर्क बताना है बस, ठीक है। ट्राई करो, कल भी आपने ऐसा क्वेश्चन एक किया था, ठीक है, हो जाएगा, ट्राई करो। उसके बाद में लेके चलूंगा लेंथी क्वेश्चन, जिससे आपको पूरी डिजाइन समझ में आ जाएगी।
कितना आ गया 60 न्यूटन मीटर ना, बहुत बढ़िया। सभी करो प्लीज, सभी करो, अच्छा लगा, टाइम से बहुत बहुत पहले आ गया 2 मिनट दिए भी थे। सभी करो प्लीज जल्दी से। सिक्सटी ना, 60। जल्दी से जल्दी से। ये कल मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, आपको याद होगी, बहुत सारी, बहुत बड़ी सी, है ना। वो इक्वेशन शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए आपकी। इक्वेशन क्या मतलब, वो रिलेशन को मैंने जोड़ा था गियर रेशो से, और आपके इन्हीं चीजों से, इन तीनों से, और गियर रेशो से भी जोड़ा था, है ना। तो बहुत बड़ी सी इक्वेशन है वो, आप चाहे तो इस चैप्टर के शुरुआत में लिख लेना, ठीक है, या फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओगे सबसे ऊपर वही लिखना, और हर चीज का रिलेशन दिखाती है। अच्छा भी जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है। 60, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 60 न्यूटन मीटर। तो कहीं से भी जाओगे घूम फिर के सही पे आ जाओगे, क्योंकि ये चीजें सब एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। बस आपका आंसर सही आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां एग्जाम टाइम पर आपको हो सकता है इधर उधर जाना हो जाए कुछ वर्डिंग पढ़ के, बट इन चीजों का यूज करोगे डायरेक्टली चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है, इन चीजों का यूज करके डायरेक्टली मिलती जाएंगी। चले स्टार्ट करें। आया 60 आ गया, बहुत बढ़िया। जल्दी से, आप तीनों का बचा हुआ है अभी, सागर जी नहीं आया अभी, तो गड़बड़ हो रहा है। चलो फिर एक बार देख लो इधर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो एक बार प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, और एक मान लीजिए ये हो गया ऐसे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, एक सेकंड देगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू मेटिंग स्पर गियर्स हैविंग 40 एंड 120 टीथ, जिसमें 40 है वो छोटा होगा ऑब्वियस, सॉरी, जिसमें 40 है वो छोटा होगा टीथ, है ना। तो इसको हमने मान लिया T1, टी नोट 1 नहीं है ये, T1 मतलब नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू 40, इसमें हो गए T2 इक्वल टू इसमें हो गए 120, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटिंग है तो M1 और M2 क्या होंगे, दोनों सेम, ठीक है। नेक्स्ट है द पिनियन रोटेट्स, ये छोटा वाला है तो पिनियन हो गया, रोटेट्स एट 200 1200 आरपीएम, ये दिया हुआ है इसका ω1, है ना। नेक्स्ट क्या चीज दी हुई है, एंड द ट्रांसमिटेड टॉर्क ऑफ 20, मतलब इसका दिया हुआ है T01 टॉर्क, वो भी दिया हुआ है 20 न्यूटन मीटर। और आगे क्या है, आगे पूछा हुआ है कि इसमें जो टॉर्क आएगा ये ω2 आएगा, इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा T02, है ना। तो वो T02 पूछा है आपसे। कंडीशंस क्या है, वही जो अभी मैंने दिखा रखी थी, क्या एम भी सेम है, तो एक क्या बन गई D1y T1 इक्वल टू D2y T2, एक बन गई कहां से, पावर से। देखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पावर वाली, पावर सेम मानेंगे तो पावर सेम माना तो P1 इक्वल टू P2, सो T01 इंटू ω1 इक्वल टू T02 इंटू ω2। हमें T02 निकालना है, हमें T02 निकालना है, हमें T01 पता है क्या, बिल्कुल पता है। तीन ω1 पता है क्या, बिल्कुल पता है। देखो ये क्या है, N1 है, सॉरी मैंने ω1 बोल दिया, दिस इज द N1, और ω1 क्या होता है 2πN/60, तो ω1 मतलब पता है हमें, डिवाइडेड बाई क्या हो गया ω2, इसमें ω2 नहीं पता, T02 सीधा निकल जाता अगर ω2 पता होता। तो इस रिलेशनशिप ये तो निकलेगा, बट इससे ω2 नहीं निकला हमारा, तो ω2 कहां से निकलेगा, अभी एक रिलेशन और बचा है, कौन सा, V1 इक्वल टू V2, समझ रहे हो। जो रिलेशन क्वेश्चन में नहीं है आप तिकड़मबाजी लगाना, ठीक है, और हो जाएगा।
तीन रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से आ जाएगा। M1 M2 के हिसाब से आ जाएगा, अगर डायमीटर दे रखे होते तो उससे चले जाते। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर ये V1 इक्वल टू V2, सो R1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा 2। अब क्या कहोगे, डायमीटर तो दिए हुए नहीं है और ओमेगा 2 निकालना है, बट नंबर ऑफ टीथ दे रखे। नंबर ऑफ टीथ क्या है, एक में 40 एक में 120। तो कौन कौन सा रिलेशन चाहिए, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको रिलेशन चाहिए ओमेगा का और ओमेगा का रिलेशन एंड टी का रिलेशन, है ना। ओमेगा एंड टी का कैसे जुगाड़ लगाओगे, लगाओ जरा। एक तो रिलेशन ये है जिसमें डाया है, मतलब आर मतलब डाया मान लो, डाया है ओमेगा है, इसमें क्या है, कहाँ गया वो, डाया है और टिथ है, मतलब एक कॉमन चीज आ रही है ना, डाया डाया। ठीक है, तो इनको और इन दोनों को क्या कर लो, एक साथ कर लो। तो यहां से क्या बन के आएगा, d1/d2 इक्वल टू क्या हो गया, इसीलिए वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, t1/t2। यहां से d1/d2, इन चीजों को हम d1 तो कर सकते हैं 2 टाइम्स करके, तो d1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो गया, d2 ओमेगा 2। सो d1/d2 क्या निकल के आया, ओमेगा 2/ओमेगा 1। ये चीज हम सीधा यहाँ पुट कर सकते हैं, कर दो ओमेगा 2/ओमेगा 1। सो यहाँ से अब हम ओमेगा 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टीथ दोनों के पता है, ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 निकल जाएगा, है ना। तो पहले ओमेगा 2 निकाल दो, तो ओमेगा 2 क्या आ गया, ओमेगा 1 इंटू t1/t2। ठीक है, ओमेगा 1 या n2 के सेंस में अगर निकालोगे तो n2 के सेंस में निकाल लो, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये 2 पाई n2/60। मैं लेंदी लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आगे कभी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए आपको, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, इतने इजी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको ये फॉर्मूले पता है ना, तो जुगाड़बाजी से कुछ भी आ जाएगा। और ये आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या क्या दे दें। वो हो सकता है अगले क्वेश्चन में डायमीटर दे दे किसी एक का, वो हो सकता है दोनों के डायमीटर दे दें और उसके बाद कोई एक ओमेगा दे दें, वो हो सकता है एक डाया दे दे दोनों ओमेगा दे दें, उसको प्रेडिक्ट आप कोई नहीं कर सकते। आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, जो भी उस क्वेश्चन के हिसाब से बैठ जाए वही लेके चले। बस तीनों कंडीशन याद रखनी है, v1 बराबर v2, p1 बराबर p2, m1 बराबर m। क्लियर, ठीक है। तो यहां से अब ये 2 पाई n2/60 इक्वल टू 2 पाई n1/60, ठीक है, इनटू में t1/t2। शॉर्ट तरीका याद रखना है, अगर इतनी आपकी रटंती विद्या अच्छी है तो एक काम करना, जो कल इक्वेशन बनवाई थी वो हमेशा याद रख, जो कल इक्वेशन बनवाई थी वो लंबी सी, है ना, वो अगर उसमें t1 1 और 2 में गड़बड़ ना करो तो ठीक है, उसको याद रख, फिर कभी भी इन रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिलेशन इसलिए है क्योंकि बेसिक है, आपको 1 2 में कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ये t1/t2 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, n2 इक्वल टू आ गया, n1 की वैल्यू कितनी है 1200। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें तो कट गई, 2 पाई से 2 पाई 60, एंड t1 की वैल्यू होगी 40 डिवाइडेड बाई 120, कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया 10 मतलब 400। n2 की वैल्यू आ गई 400, तो n2 की वैल्यू 400 है, कहाँ रख दोगे, इस वाले में, t02, हमें यही निकालना था, t02। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में, तो t02 क्या आ गया, t01 कितना है भाई 20, ओमेगा 1 कितना हो गया 2 पाई n1, n1 कितना है हमारे पास 1200। मैं लेंदी करके दिखा रहा हूँ एकदम छोटी छोटी स्टेप भी, नहीं तो इतनी जरूरत है नहीं, ये सारी चीजें कट जाती हैं। डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 कितना हो गया 2 पाई इंटू n2 कितना है 400 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि सारी चीजें कट जाएंगी, बट पूरी तरह से कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से सब चीजें काट दो, 60 60 काट दो, 2 पाई से 2 पाई काट दो, ये 400 से ये कितनी बार 3 बार, तो कितना आ गया 60 न्यूटन मीटर। प्लीज ये मैंने आपको लेंदी तरीके से एकदम अच्छे से तरीके से बताने की कोशिश की है, बट ये चीजें आपको वहां नहीं करनी। गेट में सीधा क्या करोगे, जो जो चीजें कट रही है ना माइंड में काट के चलना और सीधे आंसर लिखना। ठीक है, गेट में आपको इतना लेंदी हर एक स्टेप दिखाना नहीं होता है, गेट में सीधा आंसर पर जाना होता है। जो चीज माइंड में कट गई ना 2 पाई 2 पाई सीधे काटो, उन्हें 60 सब काटो, लिखो मत। ठीक है, लिखना नहीं होता। ठीक, समझ में आ गया। सागर जी डाउट में लग रहे हो, क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत, क्लियर है एकदम सभी को। हिमांशु आया था आपका आंसर, नहीं आ गया था ना, गुड। चलो भाई ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखेगा, दिस इज द डिजाइन क्वेश्चन, पूरा अच्छे से गियर की डिजाइन हो जाएगी आपकी पूरी, और बस चैप्टर का यही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सब कुछ एक साथ हो जाएगा, आपकी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। लिखेगा, ए पेयर ऑफ स्पर गियर, ए पेयर ऑफ स्पर गियर्स, a pair of spur gears having 20 degree full depth, a pair of spur gears having 20 degree full depth, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है,
a pair of spur gear having 20 degree full depth, involute teeth कैसे होते हैं जनरली? इन्वोल्यूट, साइक्लोइडल नहीं होते हैं, आपने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टीथ इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, फुल स्टॉप, is to transmit 20 kilowatt, full stop. The pinion runs at 300 rpm. The pinion runs at 300 rpm, and the speed ratio is 3:1, and the speed ratio is 3:1, and the speed ratio is 3:1. Full stop. The following data are given. क्या है? लिखेगा नंबर ऑफ टीथ, काफी सारे डाटा हैं, लिखेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, पहुंच गए ना यहाँ तक? नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन T1, की नोट 1 नहीं, T1 इक्वल टू 15, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इक्वल टू 15, T1 इक्वल टू 15। नेक्स्ट लिखेगा वेलोसिटी फैक्टर कल लिखवाया भी था कहीं, है ना? वेलोसिटी फैक्टर उसको क्या बोलते थे? CV, याद आ रहा है? CV, C और सफिक्स में V, CV इक्वल टू 3y3 + b, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3y3 + b। कौन सा वाला लेना है? यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3y3 + b, ठीक है। टूथ फॉर्म फैक्टर, ये है हमारा स्मॉल y का नाम क्या हो गया? टूथ फॉर्म फैक्टर। लुईस फॉर्म फैक्टर क्या है? कैपिटल Y, ठीक है। टूथ फॉर्म फैक्टर स्मॉल y इक्वल टू 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई t, वही जो कल वाली इक्वेशन थी, 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई t, ये तो था स्मॉल y इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा और क्या गिवन है? फेस विथ मतलब क्या हो गया? टूल की विथ, है ना? तो टूल की विथ कितनी है? b, स्मॉल b इक्वल टू दे रखा है 14 m, ठीक है। हाँ, तो m क्या हो गया? मॉड्यूल, मीटर नहीं, 14 m, ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस फॉर पिनियन एंड गियर, देखो वर्ड में ध्यान देना, स्टैटिक स्ट्रेस है, ठीक है, समझ जाओ आप। allowable static stress for pinion and gear materials are 120 megapascal and 100 megapascal. Allowable static stress for pinion and gear materials are 120 megapascal and 100 megapascal. नेक्स्ट लाइन में लिखेगा चेक, check the gear for wear, समझ रहे हो ना? चेक द गियर फॉर वियर के बेसिस पर भी गियर का डिजाइन करना है। सारी चीजें एप्लीकेशन में आ रही हैं। फुल स्टॉप, ये सॉरी कोमा, इफ द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, इफ द सरफेस मतलब टूथ की जो सरफेस है उसकी एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ES, है ना? इफ द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ES इक्वल टू है 600 मेगापास्कल, सिग्मा ES इक्वल टू है आई थिंक इट इज 600 ना, तो चेक कर, ठीक है, 600 मेगापास्कल, फिलहाल अभी ये लिखो 600 मेगापास्कल, ठीक है। एंड E1 and E2 are 200 gigapascal and 100 गीगा है ये, ठीक है, and 100 gigapascal, 200 gigapascal and 100 gigapascal। कुछ छूटा? ऑनलाइन में बता दो कुछ छूटा है तो फिर से रिपीट करवा लो। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है, सबने लिख लिया, आ गया समझ में? मतलब पूरा कंप्लीट हो गया ना, लिख लिया। इसे अच्छे से पढ़ो, सोचो, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, कहीं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचो। 3 मिनट अपने माइंड को दौड़ाओ, जितनी भी कंफ्यूजन आ रही है उनको बारे में सोचो फिर, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपकी कंफ्यूजन टैकल होनी चाहिए, ना कि ये कि आप मेरे तरीके को समझो, है ना?
हाँ स्पीड रेशियो 3:1 है, क्या लगाओगे तुरंत? ये गियर रेशियो। क्यों? क्योंकि स्पीड रेशियो अगर 3:1 है तो हमेशा वो गियर रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि गियर रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ना। अगर स्पीड रेशियो 1/3 होता तो गियर रेशियो क्या होता? 3:1 जब छोटा होगा। ठीक है, जब छोटा होगा। हाँ है ना, क्योंकि हमेशा गियर रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन, है ना। कल बोला था ना गियर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1। अगर स्पीड रेशियो 1/3 देते तो गियर रेशियो क्या होता? 3। ठीक है, हमेशा बड़ा। क्योंकि स्पीड रेशियो क्या है? स्पीड रेशियो ड्राइवर बाय ड्रिवन है। आपको नहीं पता ड्राइवर पिनियन है या ड्रिवर पिनियन है। और जबकि गियर रेशियो क्या होता है? स्मॉलर शेप डिवाइडेड बाय लार्जर शेप, है ना। तो एन ऑफ द स्मॉलर शेप मतलब एन ऑफ द पिनियन डिवाइडेड बाय एन ऑफ द गियर। हाँ चाहे वैसे चले जाओ। हाँ हाँ N1 हमारा, हाँ ठीक है, N1 बाई N2 इक्वल टू 3:1। देखो अब यहाँ N1 में ना आपको शेप नहीं समझ में आ रही, मैं इस चीज को कह रहा हूँ। N1 में शेप नहीं समझ में आ रही। हाँ ये इससे पता लग रहा है। हाँ ये पता लग रहा है। हाँ 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 तो वो छोटा हो गया, तो वो छोटा हो गया। हाँ आप इस तरह से जा सकते हो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे जा सकते हो। ठीक है, वो चीजें बिल्कुल आप सोच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक इसमें एक तरह से कह सकते हो कि जुगाड़ लग गया क्या कि 3:1 है अगर, तो वो गियर रेशियो है ही। क्यों? क्योंकि गियर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, वो जो चीज आप सोच रहे हो ना वो विजुअलाइजेशन है, वो तो होना ही होता है, और वो अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन करके चलोगे तो कभी भी गलती होगी नहीं। ठीक है, 3 मिनट लो, जितना भी हो सके करो। ठीक है, जितना भी हो सके, जो भी सोच सको इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपको कल 3 स्टेप्स बताए थे, एक मॉड्यूल का, एक जेड का, मतलब अगर नंबर ऑफ टीथ नहीं दिए हुए हैं, और एक आपके इसका वियर स्ट्रेंथ का। हर चीज सोचो, हर चीज सोचो। ऐसे नहीं कि सीधा उसमें लगाना शुरू कर दो, बीम स्ट्रेंथ से जाओ ना, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से जाओ ना, फिर सोचो मैंने क्या क्या समझाया था कल, उसको सबको लगाओ ना यहाँ पर। मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ झेलने के लिए कितनी फोर्स मैक्सिमम आप लगाओगे, वो कौन सी वाली इक्वेशन से निकलेगी? एफएस से। तो एफएस निकालो ना दोनों के लिए, दोनों के लिए पहले एफएस निकालो, कौन सा वाला वीक है पहले ये तो क्लियर कर लो। वही ना, आपको डिजाइन पहले गियर का वो तो कर लो एफएस के बेसिस पर, वियर डिजाइन तो बाद में करोगे। पहले एफएस के बेसिस पर तो देखो कि कौन सा वाला गियर वीक है, पिनियन वीक है या गियर वीक है। पहले ये निकाल लो सिग्मा बी इंटू वाई से। हाँ वाई, कैपिटल वाई हो गया पाई वाई। कहीं गड़बड़ कर रहे हो फिर से। वाई क्या है? नंबर ऑफ टीथ है, जिसका निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ टीथ लेने हैं नीचे 0.912 में। मॉड्यूल की वैल्यू अभी दी है, नहीं दी है तो आपने उस फॉर्मूले से जाओ। साई की वैल्यू 10y दे रखी है, वो सॉरी 14m, बी अपॉन साई में गड़बड़ कर गए। साई क्या था हमारे पास? ठीक है, 10m अपॉन m से m कैंसिल। ठीक है, ना 6h से क्यों करोगे? आपके पास इक्वेशन है ना वाई, पाई वाई से, पाई वाई से। m तो आपको अभी यहाँ पर इस तरह का आइडिया नहीं है ना। सबसे देखो, सबसे पहले क्या करो, ये तो सिंपली हमारा पाई वाई से हो गया। ठीक है, ये तो पाई वाई से हो गया। सबसे पहले ये देखो कि इसमें किसका सिग्मा बी इंटू वाई बड़ा है। पहले तो ये चेक करना होगा ना सिग्मा बी इंटू वाई किसका बड़ा है, वीकर गियर कौन सा है, पहले ये चेक करो। वाई किससे निकालोगे, मेन चीज वो है। वाई निकालने के लिए क्या करोगे? मॉड्यूल वाला बाद में है, पाई वाई से निकालोगे ना। तो सुनो, कहाँ फंसोगे, देखो फंसोगे कहाँ। आपको पता है पहले ये चेक करोगे ना सिग्मा बी इंटू वाई फोर पिनियन, ये चीज मैंने कल समझाई थी ना, एंड सिग्मा बी इंटू वाई फोर गियर, कौन सी चीज बड़ी है पहले तो ये चीज देखोगे ना, कौन सी चीज बड़ी है, जो बड़ी है वो सेफर है। सबसे पहले ये चेक करना होता है। तो ये चेक करने के लिए आपने पहले क्या निकालना है, सिग्मा बी दिया हुआ है, पिनियन का दिया हुआ है भाई, एक है 100 एक है 120, है ना। ठीक है, पिनियन का एक 120 है, ठीक है, इसका क्या दे रखा है 120, और इसका दे रखा है 100। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू बताओ, पिनियन के लिए वाई कितना
पाई वाई, गियर के लिए वाई कितना, पाई वाई। अच्छा अगर ये है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, फिर दिक्कत यहाँ आ रही है। y बराबर क्या है 0.154 माइनस में 0.912 डिवाइडेड बाई t। अब ये t किसका, नंबर ऑफ टीथ किसका, जिसपे ले रहे हो p1 t1। यहाँ y क्या है, तो इसको क्या लिखो, ऐसे मत लिखो y, इसको क्या लिखो y1 एंड y2, है ना। अब थोड़ा समझो, y1 तो y1, y2 तो y2, मतलब ये y भी अलग अलग हैं, ये y1 है, ये y2 है। क्या 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई t2। अब आपको t1 t2 दिए हैं क्या, पहले ये चेक। हाँ अब t2 निकालना पड़ेगा उन चीजों से जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। हाँ आ गया फाइनली निकल के, कितनी वैल्यू आ रही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ की है। सिग्मा b1 इंटू y1 का प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, थोड़ा तो गड़बड़ हुआ है कहीं, कैलकुलेशन कितना कितना, बहुत बढ़िया 35.136 है इसमें, और ठीक है इतना चलेगा। ठीक ये है किसका, ये है पिनियन का। हाँ गुड, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। आपको ये सबसे पहले चेक करना कौन सा गियर वीकर, मतलब कौन सी चीज वीकर है, उसी का तो टिथ तोड़ोगे ना, उसी पर तो एफएस लगाओगे। तो एफएस लगाने के पहले ये तो सोचो कौन सा वीकर कौन सा वीकर, तो ये चीजें तो चाहिए इसके लिए। ये चीजें देखो स्टेप वाइज चल रही हैं। अब बताओ T1 में फंस गए, T1 की वैल्यू तो चलो पता है आपको, T1 की वैल्यू कितनी है 15, T2 तो नहीं पता। T2 कहां से निकालोगे, T2 निकालोगे उन्हीं जुगाड़ों से जो अभी लास्ट क्वेश्चन आपने किया, कि आपको T1 पता है, गियर रेशो पता है 3:1, उसके हिसाब से फिर T2 बताओगे। गियर रेशो वाली चीज याद है ना, कल भी लिखवाई थी। गियर रेशो क्या होता है, n ऑफ द स्मॉलर शेप, स्मॉलर शेप मतलब पिनियन, डिवाइडेड बाई n ऑफ द गियर, ठीक है। ये चीज थी, इसी को हम फिर कहां से यूज कर सकते हैं, आगे की चीजों से, ठीक है। 3:1 n1, इसको हम क्या लिख सकते हैं n1/n2। अगर मैंने इसको 1 को पिनियन माना छोटा, 1 क्या है मेरा पिनियन छोटा, कहाँ गया भाई, ये 1 क्या हो गया पिनियन छोटा, गियर क्या हो गया बड़ा, ऐसे। तो ये होगा 1, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, ये हो गया पिनियन एंड ये हो गया गियर। अगर जी डाउट चल रहा है मुझे लग रहा है, कहाँ लग रहा है कंफर्म। गियर रेशो क्या है, n पिनियन अपॉन n गियर, ये कल समझाया था, स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर। तो n पिनियन अपॉन n गियर, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3:1, है ना। स्पीड रेशियो हमेशा अगर 3:1 है मतलब 1 से बड़ा है तो वो गियर रेशियो ही कहलाता है। स्पीड रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो वो डायरेक्टली गियर रेशियो यूज कर लोगे। अगर स्पीड रेशियो 1 से छोटा है तो फिर गियर रेशियो कैसे निकलेगा, 1 स्पीड रेशियो से, ठीक है। कि गियर रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 3:1 1 से बड़ा है, सीधा ले लिया। 3:1 इक्वल टू n1/n2, n1/n2 के और रिलेशन कौन से हैं, n1/n2 के और रिलेशन कौन से हैं, और रिलेशन है हमारे वो 3 से, v1 इक्वल टू v2 से, m1 इक्वल टू m2 से, और p1 इक्वल टू p2 से, अभी जो किया था किसने। तो आपके माइंड में ना ओपनली वो चीजें माइंड में चलनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो बार बार अगर मैं उनको सिचवाऊंगा ना तो फिर तो आप क्वेश्चन कभी उस चीज पर पहुंच ही नहीं पाओगे जो हमें चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, T2 चाहिए, T2 मिल जाए तो y2 पता लग जाएगा, y2 मिल जाए तो यहाँ पर y2 पता लग जाएगा, ये वाला कैपिटल, फिर यहाँ का प्रोडक्ट पता लग जाएगा। अगर ये वैल्यू कम आ गई तो इसका मतलब ये वीकर है, अगर ये वैल्यू बड़ी आ गई तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, वीकर की तरफ, ठीक है। तो आपको T2 बताना है, तो T2 कहां से निकालोगे, वही रिलेशन जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने लगाए थे, उसके जुगाड़ से आप मुझे T2 की वैल्यू निकाल के दो। जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वो इजी वाला था, जिसमें जुगाड़बाजी करनी थी, T1 T2 वाली, n1 n2 वाली, है ना, उस तरह से। तो यहाँ पर अब बताओ क्या आएगा, T2 की वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है वो आपको मैंने उसमें दिखा रखा है। मॉड्यूल की वैल्यू क्यों निकाली पहले ये बताओ, नहीं नहीं मतलब बोलो क्यों निकाली, मतलब क्यों निकाली इन द सेंस, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल के बिना आगे की चीजें चलेंगी। फिर एफएस की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपसे आंसर ये चाह रहा था कि आपने एफएस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एफएस की वैल्यू में क्या है, सिग्मा बी इंटू वाई तो आ गया आपका, बट एम इंटू वी है ना, तो एम की वैल्यू भी तो चाहिए ना। इसलिए आप मॉड्यूल की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं दी हुई है तो हमें किससे जाना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से। कितनी आ गई 0.1, अगर दी होती तो फिर हम उसको डायरेक्टली यूज करते, ठीक है। तो हमारे पास आ रही है मॉड्यूल की वैल्यू, ना 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 ना, आप कैसे गलती करते जा रहे हो,
नहीं, आपकी भी गड़बड़ आ रही है। आपने क्या बोला, क्या बोला? पॉइंट, आपने पॉइंट्स में गड़बड़ कर दी। 5.567 आ रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा ना, चेक करो। क्यूब रूट है, क्यूब रूट। T1 की वैल्यू क्या लोगे? जो वीकर आया उसका टॉर्क लिया जाएगा ना। आपने ऊपर वाले टी नोट 1 की वैल्यू क्या, टी नोट की वैल्यू क्या लिखी ऊपर फॉर्मूले में? T1 इंटू ओमेगा 1 होगा। T1 है T डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। 300 आरपीएम तो 2 पाई एन बाई 60। हाँ ठीक है, 636, ठीक है। हाँ। किलो न्यूटन है, न्यूटन है। 10 में गड़बड़ हो रही है ना आपके, ले लिया ना। ओके, आई थिंक 10 टू द पावर 3 और आ रहा है मल्टीप्लाई में, देखो जरा। ओके, आपका क्या आ रहा है? 0.566 मीटर। हाँ, एमएम में लेके चलोगे ना, तो यूनिट से वो एमएम में लेके चलो ना अंदर। आंसर ठीक है, चलो मीटर में निकालो। ठीक है, आप ना इसकी वैल्यूज एमएम में लेके चलो सारी, ठीक है। ये वैल्यूज आप एमएम में लेके चलो। क्योंकि 35.136 हमारा क्या आया है। अच्छा एक बात बताओ, आपने नीचे क्या लिखा? अगर चलो मीटर भी रखा आपने, तो नीचे क्या लिखा? 35.136, 35.136 आया ना बीकर गियर का। ओहो, मेगा पास्कल, न्यूटन एमएम हो गया ना। या तो ऊपर भी एमएम बनाओ, नहीं तो फिर नीचे भी एमएम बनाओ। हाँ, हाँ आपका वो आया आंसर? नहीं, नहीं आ रहा। T245 निकल गया ना, समझ में आ गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। बस नितिन जी आपका क्लियर है, T2 आ गया, ये हो गया ना वो वाली चीज। हिमांशु जी आपका, आपका भी ठीक है। मतलब इनमें अब टेंशन खत्म है ना, T2 ये जुगाड़बाजी होती है बस, है ना। इनमें जितने भी रिलेशन है एक दूसरे से बस ऐड करते चलो और बस निकाल लो, कुछ भी जो भी नहीं है वो निकालना होता है। एक ये रिलेशन है, एक कौन सा है? V1 मतलब R1/R2 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और इससे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? N2/N1। ये हो गया D1/D2, है ना। देखो ये सारे रिलेशन ऐसे तो निकल के आते हैं। दूसरा फिर पावर से क्या होता है? T01 इंटू ओमेगा 1 बाई इक्वल टू T02 इंटू ओमेगा 2। सो ये N2/N1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T01/T02, है ना। ऐसे ऐसे सारे जुगाड़ चलते रहते हैं, ठीक है। जो भी चीज रिक्वायर्ड हो वो आ जाती है। और ये नंबर ऑफ टिथ में क्या होता है? D1 M1 इक्वल टू M2, मतलब मॉड्यूल बराबर, तो D1 सो D1/D2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? T1/T2। तो कौन सा रिलेशन चाहिए था अभी आपको? ये चाहिए था N2 और T1 वाला। तो इससे आपने सीधा आंसर निकाल लिया किसका? T2 का, ठीक है। चलो ये आ गया। नेक्स्ट T2 आ गया 4.5। तो आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है? सॉरी 45, 4.5 45। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या आ रही है भाई? y1 की वैल्यू बोलोगे? y1 की वैल्यू आ रही है y1 0.298, है ना। 0.293 ऐसी कुछ आ रही है, 28 और आ रहा है ना, 0.2928। जबकि y2 आ रहा है 0.1337, y2 आ रहा है 0.1337। आ गया ये, ठीक है। अब इसमें और इसमें ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इसमें ये कैपिटल वाई नहीं है ना, ये कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ गई अब इसकी? कैपिटल y1, कैपिटल y1, सॉरी मैंने गलती कर दी, 0.0932 है वो। ये स्मॉल y है 0.0932। फिर कैपिटल Y की वैल्यू है y1 की क्या? 0.2928। जबकि इस वाले की वैल्यू जब इसमें ये पुट करोगे तो आएगा आपका आंसर 0.420, 0.420। यही है ना, चेक किया? यही है 0.420, सही है।
ये y2 है, ये y1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे करोगे 120 से, है ना, और इसको करोगे किससे 100 से, ये क्या है मेगा पास्कल्स, है ना। तो याद रखना यूनिट्स वाइज क्या आ रहा है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 35.136, ठीक है। फिलहाल अभी मैं यही वाले डाटा देख रहा हूँ, 136 मेगा पास्कल, क्योंकि ये यूनिट वही चल रही है जो हमने इसमें यूज की हुई है 120 मेगा पास्कल, है ना। तो 35.136 मेगा पास्कल, और इसकी वैल्यू आ रही है 42, है ना, अराउंड 42 एग्जैक्टली आ रही है, ठीक है। तो 42 मेगा पास्कल। कौन सी वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब ये है सेफर। तो क्रिटिकल कौन सा, वीकर कौन सा, वीकर हो गया ये पिनियन, वीकर हो गया पिनियन। अगर वीकर है तो यह है क्रिटिकल, तो डिजाइन किसके बेसिस पर होगी, अब इसके बेसिस पर डिजाइन होगी, इसके बेसिस पर फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए। क्योंकि गियर डिजाइन में ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये पूरा एक तरह का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी, सारी चीजें। तो वीकर गियर का डिजाइन कर रहे हो, वीकर गियर आपके हाथ में आ गया, आप कौन सा है वो, पिनियन। तो पिनियन को ऐसे दिखा दिया मैंने, ये रहा पिनियन, इसका टूथ ये रहा, है ना, इसका टूथ ये रहा, इस पर हम डिजाइन कर रहे हैं। इस पर डिजाइन कैसे, मान लीजिए पिनियन यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, ठीक है। स्पीड रेशो दिया हुआ है ना, तो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन के हिसाब से ये हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये दिस इज दी FN1, ऐसा ऐसे लिखते हैं। FN1 में से कौन सा वाला होगा जो इसे घुमा रहा होगा, FT1, और ये हो गया क्या, FR1, है ना। हमें चाहिए FT1 के हिसाब से चीजें, क्लियर है, वो जो चीजें मैंने कल भी बोली थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आपको चाहिए FT1 के हिसाब से, मतलब आप निकालोगे क्या, इसका FS। पहले आपको FS पता होना चाहिए ना, FS, तो FS कितना होगा, FS बेंडिंग बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से बीम स्ट्रेंथ निकलेगी स्टिच की, कितनी आ रही है FS, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है वीकर की, क्योंकि वीकर से डिजाइन कर रहे हैं, तो वीकर की वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है वो, 35.136 मेगा पास्कल, याद रखना ये मेगा पास्कल में है, ठीक है, मेगा पास्कल में। इनटू में क्या है, बी की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, 14 आगे कुछ और है, 14 एम है वो, बी की वैल्यू 14 एम है। तो यहाँ 14 एम ये लिख दिया आपने, एम मीटर नहीं है, 14 एम मतलब मॉड्यूल, है ना, 14 इंटू मॉड्यूल, और ये साथ में एक मॉड्यूल और बचा हुआ है इस फॉर्मूले का, क्या हो गया एम स्क्वायर, 35.136 इंटू 14 इंटू एम स्क्वायर। FS निकालना है, एम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, एम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर एम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करोगे, एम की वैल्यू फॉर्मूले से, ठीक है, फॉर्मूले से कैसे निकलेगी, फॉर्मूले का ये फॉर्मूला याद है, कहाँ गया अभी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू 1.26 क्यूब रूट ऑफ टी नोट, किसका टी नोट, पिनियन का है, गियर का, किसकी डिजाइन कर रहे हो, पिनियन की। इसका मतलब सीधा आपके माइंड में पिनियन मतलब 1 चलना चाहिए, 1 वाला था ना पिनियन, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इंटू वाई, किसका, वीकर का। तो वीकर गियर तो यहाँ पर कौन सा है, पिनियन ही है ना, तो ये पिनियन का, इंटू में बी इन सॉरी साई इंटू बी, साई इंटू बी था क्या था, साई इंटू एम, सॉरी साई इंटू बी, साई इंटू सॉरी साई इंटू जेड, ठीक है, साई इंटू टी, ठीक है, साई इंटू टी। साई क्या था, साई क्या था इस क्वेश्चन में, डी वाई एम। तो साई की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 एम, डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल, क्या बचा 14, ये मीटर नहीं है, कितनी बार बोलूं, ठीक है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। तो 14 एम बाई एम मतलब 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बताइए मॉड्यूल की वैल्यू कितनी आ रही है, 5.567 mm, हाँ, अच्छा आपने कन्वर्ट वो नीचे वाली चीज को ना, हाँ मेगा पास्कल, तो वो ले रखा था ना, न्यूटन ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी m की वैल्यू निकाल के लेके आओगे 5.567, ठीक है। यहाँ तक प्लीज कर लो सभी, फिर आगे चलते हैं। हमने ये m क्यों निकाला, समझ में आ रहा है ना, हमने m क्यों निकाला, क्योंकि हमें fs की वैल्यू निकालनी है। तो fs की वैल्यू, क्योंकि हमें डिजाइन करना है ना इसको, तो fs की वैल्यू निकालने के लिए m की जरूरत थी, तो अब इसमें m रखो, fs की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है,
एफएस की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये एम रख के, ये एम रख के एफएस कितना आ रहा है ये बताओ। ना ना गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एफएस की वैल्यू 17.708, करो चेक करो। 35.136 इंटू 14 इंटू 6 mm, 6 mm का स्क्वायर है, और mm है तो सारी चीजें सेम रखो। 35.136 क्या है फिर, मेगा पास्कल, और ये है हमारा mm, कितना रहे 17, कितना रहे, हाँ पहले आपने T01 रखा भी या नहीं। अच्छा ये चीज तो मैंने यहाँ पर निकाली थी। T01 कैसे निकाला यहाँ पर, T01 T01 क्या है, टॉर्क ऑफ द पिनियन। पावर कितनी है इसकी, पावर कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, पावर कितनी है आपकी 20 किलोवाट है ना, शुरू में लिखा हुआ है टीथ इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट, तो पावर कितनी हो गई इसकी 20 किलोवाट। अगर पावर 20 किलोवाट है तो पावर का फॉर्मूला क्या है, T01, इसके लिए अगर 1 के हिसाब से ले रहे हो तो T01 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू 20 किलोवाट, 10 टू द पावर 3 वाट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से T01 निकाल सकते हो, कहाँ से 20 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई N1 बाई 60। क्या N1 दिया हुआ है, चेक कर लो, N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है 300 आरपीएम। पिनियन किससे भाग रहा है 300 आरपीएम से, बस ये कैलकुलेशन करोगे ना तो T01 निकल के आएगा आपका 636.619, 636.619 किसमें आएगा ये, न्यूटन मीटर mm, दिस इज द न्यूटन मीटर और mm, न्यूटन मीटर है ना, 636.619 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू वहां पुट कर देनी है T01। ये थोड़ा याद रखना, पावर वाली चीज मैंने अलग से लिखी हुई है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। पावर वाली चीज यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है इसमें पिंक कलर के अंदर पावर, ठीक है, बाकी ये एफएस का चल रहा है इधर। ठीक, तो बोल रहे हो कर सकते आप 41.99 here and Kenya is considered 273.609, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है 2736। नहीं 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 कश्यप जी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, आवाज जा रही है मेरी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। अरे कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो यार, सारी वैल्यू तो लिखी हुई है, फिर क्यों गड़बड़ आ रहा है। एक सेकंड सही बात है, एक सेकंड तीन आ रही है, चलो मैं मान के चल सकता हूँ, बट यार 15 आ नहीं रही है, 17 आ रही है। चलो एक बार चेक कर, एक बार सभी ने चेक किया 35.136, 35.136 लिखना जरा एक बार, 35.136 इंटू में 14, इंटू में लिखो 14, इंटू में लिखो 5.567 का स्क्वायर, 567 का स्क्वायर। चलो ठीक है, हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया। तो एफएस की वैल्यू कितनी आ गई 15.224, क्या है ये, चलो 244, 15.244 किलो न्यूटन सिंपली, ठीक है, हाँ किलो न्यूटन, ये फोर्स हो गया, ठीक है। हाँ किसके के पर भी पहुंच गए हो, अरे अभी रुको, अभी रुको, अभी यहीं से तो आगे चलना है, अभी एफडी भी तो सोचना है, डायनामिक, ठीक है, ये मॉड्यूल सही भी है या नहीं है, पहले ये भी तो चेक करो। एफएस हमारे पास ये आ गया, अभी आधी चीज हुई ना, पहले अभी थोड़ा ध्यान दो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, एफएस ये आ गया, इस एफएस की हेल्प से
ठीक है, अब इस एफएस की हेल्प से ये जो एफएस आया है 15.244, ये चीज तो हमारे पास आ गई। क्या है ये? मटेरियल की वो मैक्सिमम कैपेसिटी जिस पर हमारा एफएस काम कर रहा है ना। मतलब इससे ज्यादा अगर फोर्स आ गई तो मटेरियल मेरा टूट गया, इससे अगर ज्यादा फोर्स आ गई। अब एक चीज और है ना, एफ टी। एफ टी, एफ टी क्या है? एफ टी क्या है? स्टैटिक लोड। वो किसके बेसिस पर आएगा? किसके बेसिस पर आएगा? वो किसके बेसिस पर आएगा? टॉर्क इनटू टॉर्क इक्वल टू एफ टी इनटू, तो था यार, आप तो ऐसे देख रहे हो। ओहो नहीं नहीं, ये एफएस वो चीज है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैक्सिमम फोर्स झेलने की कैपेसिटी आई है इस टूथ पे, ये हो गया एफएस। जबकि एफ टी मैंने कल क्या बोला था? एफ टी वो चीज, मैंने इसको ऐसे नहीं लिख दिया था, वो किसके बेसिस पर लिखा था? वो लिखा था सिग्मा बी मैक्स के बेसिस पर। जबकि एफ टी क्या है? एफ टी है इंड्यूस्ड। एफ टी क्या है? एफ टी है इंड्यूस्ड। किसकी हेल्प से आया? ये पावर की हेल्प से। ये पावर ने दिया ना भाई एफ टी, है ना। तो आप एफ टी को एफएस कैसे मान सकते हो? ठीक है, एफ टी को एफएस डायरेक्टली कैसे मान? एफएस तो मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल के बेसिस पर आई ना मैक्सिमम झेलने की कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया एफएस जिसकी वैल्यू आ गई आपके हिसाब से 15 किलो न्यूटन, है ना। तो 15 किलो न्यूटन से ये एफ टी कम होना चाहिए। ठीक है, बट ये एफ टी कहां से निकालोगे? एफ टी किससे निकलेगा? एफ टी किससे निकलेगा? टी नोट वन क्या है? टी नोट वन एफ टी वन इंटू डी वन, सॉरी आर वन, एफ टी वन इंटू आर वन, है या नहीं? टी नोट वन, इसमें जो इसमें पिनियन में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ओमेगा वन ये रहा, और पी वन इस पर हमने पावर दे रखी है, तो इससे टी नोट वन क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एफ टी वन इंटू आर वन। टी नोट वन की वैल्यू क्या है? 636.1 ये कुछ ऐसी थी। ठीक है, बराबर एफ टी वन इंटू आर वन कितना है इसका? नहीं दिया, सोचो जरा, अब जुगाड़बाजी देखो ना अपने माइंड की। कितना आर वन? कितना R1 की वैल्यू आ गई है 41.72, 41.72, ना 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 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। R1 कहां से निकाला? पहले ये जुगाड़ बताओ। हाँ, ये किसका किसका आ रहा है? मतलब कैसे निकाला R1? रेडियस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। अच्छा, एम टी बाई टू ना, मतलब आपने किससे? मॉड्यूल से निकाला ना इसे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप किससे लेके जाओगे? यहाँ का मॉड्यूल क्या आया निकल के? 5.536। आपको यहाँ नंबर ऑफ टीथ पता है स्टार्टिंग के पिनियन के? क्या थे? 15। आपको पहले डायमीटर पता नहीं था, आपने मॉड्यूल तो निकाल लिया ना। अब जब मॉड्यूल निकाल लिया तो डायमीटर निकाल सकते हो ना। ठीक है, बस तो आपने जो एम निकाला उसका यूज करना है यहाँ पर। तो डिजाइन क्या आ गया? D1। D1 कितना आ गया? D1 बाई T1 इक्वल टू एम, सो D1 इक्वल टू एम इंटू T1। ठीक है, तो D1 क्या हो गया? m की वैल्यू कितनी है? 5.536 mm में, इंटू T1 कितना है? 15। तो ये आ जाएगा D1 की वैल्यू mm में। तो D1 से हाफ कर लोगे तो R1 आ जाएगा mm में। ये कहानी समझ में नहीं आई ना? नहीं आई? आ गई? क्यों आई? क्योंकि आप अभी तक m नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास डायमीटर नहीं था। इसलिए अगर डायमीटर होता तो सीधा डी बाई टी करके m निकाल लेते। उस क्वेश्चन में अगर डायमीटर गिवन होता पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो उसमें फिर जुगाड़बाजी लग जाती, डी और टी का रेशियो हमारा m दे देता। बट क्योंकि डी था ही नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं, तो इस वजह से हमें m कहां से निकालना पड़ा? फॉर्मूले से। जैसे ही फॉर्मूले से m निकल के आया तो आप डायमीटर निकाल सकते हो ना इस m की हेल्प से, तो वो निकाल लिया हमने इतना। ये हम डिजाइन कर रहे हैं, है ना। डायमीटर की क्या हो रही है? डिजाइन। अब ये डायमीटर क्या सही है? क्या ये डायमीटर सही है? ये हमें चेक करना होगा। वियर के केस में देखो, हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें क्या है? प्रैक्टिकली दी जाएंगी कि इतना पावर है, ऐसे ऐसे ये ट्रांसमिट हो रहा है, टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है। आप क्या निकालोगे? उसका डिजाइन, उसके डायमीटर, वियर कितने कितने बड़े बनाने हैं। तो वो कैसे निकालने हैं, वही तो मैं स्टेप्स लेके चल रहा हूँ। कि अगर वो डायमीटर मेरा सही निकल रहा है, वो हर चीज के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो डायमीटर सही है गियर के लिए। कौन सी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है? वियर फोर्स को भी सेटिस्फाई करे, वियर स्ट्रेंथ को भी सेटिस्फाई करे, एफएस को भी सेटिस्फाई करे, और किसके हिसाब से सेटिस्फाई हो? एफडी के हिसाब से भी सेटिस्फाई हो। एफडी मतलब डायनेमिक लोड को भी सेटिस्फाई करे। ये डायमीटर, अगर ये डायमीटर मेरा सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है, तो ये डायमीटर मेरा फाइनली यूज होगा। नहीं करता है तो फिर जुगाड़बाजी है। समझ रहे हो? डिजाइन ऐसे नहीं होता कि सिंपली एक हो गया खत्म। ठीक है, अभी क्या है? हाँ, अभी उससे चेक होगा।
उसे चेक होगा एफडी से, डायमीटर उससे डायनामिक लोड से। अभी देखो, अभी ध्यान दो, यहाँ से क्या हुआ पहले, अभी ये डायमीटर आ गया एम की हेल्प से, जो ये एम आया उससे डायमीटर आ गया। पहले R1 और बता दो कितना आ गया, ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बताओ, D1 की कितनी आ रही है? 83.04 mm। तो इसका R1 कितना आ गया? 41.5 mm। ठीक है, चलो ठीक है, ये वैल्यू किसमें रख दी? इसमें। ठीक है, FT1 कितना आ गया? FT1 और बताओ अब कितना आ रहा है? 15। अच्छा, एक्चुअली इसमें 14.14 है, चलो कोई नहीं। नहीं, हाँ, वही वही चीज तो क्लियर करनी है हमें। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? अभी अभी FD के बेसिस पर लेके चलेंगे ना, डायनामिक के बेसिस पर होना चाहिए ना। देखो ये चीज क्या है, मैंने FT और FS के बारे में समझाया कि FS क्या होता है, FT से बड़ा होगा, FS क्या होगा, FT से बड़ा होगा। बट हमारे लिए मेन चीज क्या है? डायनामिक, FD। तो FD को चेक किया जाता है FS से हमेशा। क्या चाहिए? FD को FS से। तो अभी पहले क्या कर लिया, यहाँ से FT1 निकल के आ गया, FT1 के बेसिस पर क्या निकाल लिया आपने? FT1 के बेसिस पर यहाँ से हमारे पास, सॉरी, FT1 की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली? 15.327। ये क्या आ गई? किलो न्यूटन। ठीक है, ये लास्ट वाली क्या आई थी? 15.244 किलो न्यूटन। ठीक है, ये चीज क्या है? FS है, और ये चीज क्या है? FT1 है ना। यार ये चीज बड़ी आ गई आपकी पहले ही। ठीक है, अगर ये चीज बड़ी आ गई तो फिर साइड ही हो गया। बट आप क्या करोगे, हमेशा चेक करोगे FD को। एक्चुअली थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही है इसमें। ठीक है, FD की वैल्यू चेक करो। FD क्या होगा? कल समझाया था, FD क्या होगा? FT इंटू CV होगा, या फिर FT CV होगा, डिपेंड करेगा CV की वैल्यू क्या है। कल वाले फॉर्मूले देखो और चेक करो उससे। CV की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 3y 3+v, या 3+v/3, 3y 3+v, है ना। 3y 3+v, पहले CV की यहां से वैल्यू निकालो। पाई dn/60। भाई v क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी, पाई dn/60। v क्या है? r ओमेगा ही तो है, लीनियर वेलोसिटी, पाई dn/60 करो। ओपिनियन जो वीकर, जिसकी डिजाइन चल रही है, जो जिसकी डिजाइन चल रही है उसी का। ऐसे तो v की वैल्यू हमेशा दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है, बट आप फिर भी यहाँ पर पाई dn/60, तो d1n1/60 करना, मीटर में निकाल लो। ठीक है, हाँ, ये 3/3+v में ये आपको क्वेश्चन लेके चलना है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड में। ये मुझे फिर से रीचेक करना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन में काफी गड़बड़ हो गई है आपकी जो इसमें। ठीक है, ओके, मैंने आपको एक चीज नहीं बोली ना, यही गलती हो रही है। मैं भी कह रहा आपकी वैल्यूज अलग अलग क्यों आ रही है। गलती ये है, मॉड्यूल की वैल्यू जब भी डिजाइन करते हैं तो इंटीजर लेते हैं। 5.567 को आपको क्या लेके चलना है? 6। ठीक है, हाँ, 6 लेके चलना है। हाँ, ठीक है, वो चीज, वो थोड़ी सी मुझे बताने में मिस्टेक हो गया। डिजाइन करते हुए मॉड्यूल की वैल्यू इंटीजर ली जाती है, क्योंकि आपने हमेशा मॉड्यूल क्या है? इंटीजर लिए। ठीक है, तो हाँ, वो फिर वही ठीक है। तो प्लीज थोड़ा उसको याद रखना, मॉड्यूल की वैल्यू यहाँ पर आपको इंटीजर लेनी है, तो 6 लेनी है, 6 mm। ठीक है, मॉड्यूल 6 mm लिया जाएगा। हमेशा चीजें क्या होती हैं? एक्स्ट्रा ली जाती हैं। इंटीजर कौन सा? नियरेस्ट वाला नहीं होता। इंटीजर होता है जो चाहे पॉइंट में 1 क्यों ना जाए, आप लोगे फिर उसे अगला वाला इंटीजर। ठीक है, तो 5 पॉइंट अगर कुछ आ गया तो वो 6 लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 6 से अगर कर लो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, फिर वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, सीधा आंसर लिख लो, है ना, सीधा आंसर लिख लो।
एफएस की वैल्यू आ जाएगी 17.708। हाँ थोड़ा सा प्लीज ऑनलाइन वाले ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर कश्यप जी थोड़ा सा फिर से रीचेक करना। एम की वैल्यू जो 5.536 आई है ना, इसको क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर कौन सा वाला जो इससे नेक्स्ट होता है, तो यहाँ ये 6 mm मान के चलना है। डिजाइन में हमेशा उसका नियरेस्ट इंटीजर लिया जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सबको यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 15 into 6 मतलब 90 mm, ठीक है। 50 into 6 into 90 mm। सो यहाँ पर डायमीटर आर क्या आ जाएगा 45 mm, ठीक है। प्लीज थोड़ा इसे कोऑपरेट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिर आगे ये गलत ही लेता हुआ चलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो T1 इक्वल टू 15, तो D1 ये आ गया, R1 आ गया 45 mm, ठीक है। और एफएस की वैल्यू आई थी 17, एफएस की वैल्यू आई थी 17, इसे जब कैलकुलेट किया तो ये आएगी 17, ठीक है, 17.708, ठीक है। बहुत क्विक निकले भाई, बढ़िया, 708 किलो न्यूटन। अब एफ टी कितना है ये और बता दो जरा मुझे। इसको 45 से मल्टीप्लाई करोगे अब, तो 45 mm से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका और बता दो एफ टी वन का आ जाएगा 14.147, 14.147, क्योंकि अगर ये यहीं पर बड़ा निकल जाता ना तो एफडी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है। बट यहाँ ये क्या निकला FT1 14.147, किससे छोटा है, एफएस से। इसका मतलब अभी क्या है, डिजाइन स्टैटिक में सही। मेरी बात समझो प्लीज, वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो उस चीज को जो मैंने अभी बोला कि यहाँ एम की वैल्यू क्या लोगे, इंटीजर, तो इंटीजर में 6 mm हो जाएगी, तो कैलकुलेशन की आपकी वैल्यू इस तरह की आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक हो गया। चलो अब जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो। FT1 की वैल्यू आई है 14, FS की वैल्यू क्या आई है 17। FS क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ झेलने की कैपेसिटी वाली फोर्स, जबकि FT क्या है, FT है पावर की बेसिस पर कितना इस पर इंड्यूस किया जा रहा है फोर्स। FT क्या है, पावर के बेसिस पर कितना इस पर इंड्यूस किया जा रहा है फोर्स, वो कितना रहा है 14.14। इसका मतलब अभी ये FS से छोटा है, FS से छोटा है, तो ये क्या है, अभी सही है ना। स्टैटिक लग सकता है, जबकि उस वाली कैलकुलेशन से स्टैटिक में ही फेल हो चुका था तो खराब हो गई थी, आगे की कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अभी क्या है, अभी स्टैटिक लग सकता है, तो अब इसमें चेक करोगे कि ये इससे पहले वाला, तो प्लीज अभी उसे साइड ही कर देते हैं ना, वो कोई गलत चीज थी। मैंने ये बोला कि FT1 क्या है, FT1 है पावर की वजह से जो इंड्यूस हुआ, ठीक है, जबकि FS है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ रही है उसकी, जितना वो मैक्सिमम झेल सकता है, जबकि ये है इंड्यूस जो हो रहा है पावर की वजह से, FT1 जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14.147 किलो न्यूटन। ये है FS से छोटा, मतलब ये डायमीटर इसके लिए सुटेबल है, ये इसका बनाया जा सकता है, बट किसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक में। जबकि जो गियर होते हैं वो स्टैटिक में तो नहीं रहते हमेशा, इसमें भागते हैं डायनामिक में। तो आपको चेक करना पड़ेगा FD भी, अब आपको चेक करना पड़ेगा FD। तो FD क्या होगा, FD होगा FT इंटू CV और FT डिवाइडेड बाई CV। कैसे चेक करोगे, CV से चेक करोगे। CV क्या है 3/3 प्लस V, ये क्वेश्चन में गिवन है 3/3 प्लस V, जहां पर V की वैल्यू क्या है ये बताइए मुझे। V की वैल्यू कितनी आई, पाई D1N1Y 60, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.413 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड में ही पुट करना है, कर दो। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई 0.6798 मीटर पर सेकेंड। ये किस, सॉरी ये कैंसिल, मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टर, हो जाए भाई, ठीक है। ये फैक्टर क्या है, CV लेस देन 1, लेस देन 1 है तो कौन सा वाला लोगे, नीचे वाला या ऊपर वाला, FD की वैल्यू। कल मैंने लिखवा रखा है फॉर्मूला, CV की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो कौन सा लोगे, डिवाइडेड। क्योंकि हमेशा FD बड़ा होगा FT से, तो अगर ये वैल्यू छोटी है तभी तो ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो हमेशा CV क्या होगा, मतलब ये FD क्या होगा, बड़ा होता है, क्योंकि डायनामिक फोर्स बड़ा होता है स्टैटिक से यहाँ पर। तो FD की वैल्यू आ गई, FT की वैल्यू आपने निकाल रखी थी अभी 14.147 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई ये है 0.6798। अब बताइए आंसर कितना आ रहा है,
कितना 20.50 किलो न्यूटन। अब ये बताइए ये फोर्स क्या 17 मतलब एफएस से बड़ा है? एफएस से तो बड़ा हो गया, एफएस की वैल्यू 17.708 थी, तो एफएस से आ गया ये बड़ा। इसका मतलब डायनामिक में जैसे ही आपका ये मेंबर भागने लगेगा तुरंत टीथ टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको एफडी के मतलब डायनामिक सेंस में एफडी जैसे ही एफएस से बड़ा आया ये हो गया फेल, और अगर ये फेल हो गया तो आपकी डिजाइन क्या है? गलत। समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन सब कुछ है इसके अंदर। आपको डायमीटर क्या करना पड़ेगा? फिर चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? किससे? वियर। अभी वियर वाली चीजें भी आएंगी, ठीक है, अभी वियर वाली चीजें भी आएंगी, ठीक है। आपको लेके चलना है। देखो यहाँ पर हमने एफडी की बात कर ली, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन लिख लो लास्ट में, एफडी, प्लीज इस लाइन को लिख लो। एफडी is come out as greater than fs. fd is come out as greater than fs, greater than fs. So the design is unsafe. डिजाइन कौन सा? जो आपने डायमीटर निकाली, मतलब d1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 90, एंड d2 क्या निकल जाता वहां से? 270 अगर निकालते तो d2 निकलता वहां से 270, ठीक है। तो ये डिजाइन की जो वैल्यू है ये क्या है? अनसेफ। सो अनसेफ विद रेस्पेक्ट टू, आगे लिखो अनसेफ विद रेस्पेक्ट टू बेंडिंग फेलियर, अनसेफ विद रेस्पेक्ट टू बेंडिंग फेलियर, अनसेफ विद रेस्पेक्ट टू बेंडिंग फेलियर, ठीक है। अनसेफ विद रिस्पेक्ट टू बेंडिंग फेलियर। तो अब एक बात बताओ, सेफ कब होगा ये? जब ये वाली जो एफएस है वो 20 से ज्यादा होगी, है ना। ये क्या है? स्ट्रेंथ मटेरियल वाली। ये कुछ कर नहीं सकते, बहुत सही पकड़े हो। ये है मटेरियल जो कि आपको गिवन है, या तो मटेरियल चेंज करो, या तो मटेरियल चेंज करो। आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? इस एफ डी को मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर ले सकते हो, एफ डी की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर ले सकते हो, ले सकते हो। तो एफ डी की वैल्यू कितनी है? 20, है ना। अब जरा इस चीज को भी समझना, ऐसे ऐसे करोगे तो उल्टा बैठ जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी बोला इसको जरा समझो। एफ डी क्या है? 20.5। अगर मैंने इसको इसके बराबर किया, इसका मतलब क्या कर दिया आपने? चेंज। जो आपने अप्लाइड चीजें लगाई, अगर अप्लाइड चीजें चेंज कर रहे हो तो जो प्रैक्टिकली आपको गिवन है वो गलत कर रहे हो। ये भी तो सोचो, मैं क्या बोला अभी। आपने अगर एफ डी को इसके बराबर रखा 17.70 के, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इनपुट आपके पास आई थी, एफडी किससे आया? एफटी से आया ना। एफटी किससे आया? पावर से आया ना। पावर अगर आपने अलग कर दी, इसका मतलब आपने गिवन इनपुट ही अलग कर दी, मतलब डिजाइन ही आप किसी अलग चीज के लिए कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अगर आप गिवन इनपुट अलग कर सकते, जबकि ऐसा मैकेनिकल में हो पाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट जो दिए हुए हैं उससे डिजाइन करना है, ना कि उसको मटेरियल को पहले से ही फिक्स मान लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो गिवन इनपुट है उनको सेम रखना है, और यहाँ जो मटेरियल है उसकी कैपेसिटी को इसके बराबर करना है, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में बोला वो तब के लिए हो गया था, ठीक है, योगेश जी की बातों में जाके, कि वो कौन सी वाली चीज के लिए हो गया था? वो हो गया था कि इनपुट ही आपने चेंज कर दी। इनपुट चेंज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है आपको? ये मटेरियल किसी भी तरह से एफएस की वैल्यू ऐसे निकाल के लेके आओ कि ये चीज इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये है इनपुट से वैल्यू, ठीक है। आपने सही कहा था, ये है इनपुट की वैल्यू, ठीक है। तो ये इनपुट की वैल्यू जो 20.5 है, इसके बराबर इसे कर दो। अब आप कहोगे कि सर मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे, बात ठीक है। एक चीज चेंज कर सकते, एक चीज की चेंज कर सकते हैं। क्या होगा? फॉर सेफ कंडीशन, थोड़ी बात को समझना फिर से। फॉर सेफ कंडीशन क्या होगा? डायनामिक में ही तो गड़बड़ हो रहा है ना, तो एफ डी को किसके बराबर कर दो? एफ एस। एफ डी अगर एफ एस है तो एफ डी की डायनामिक फोर्स जो है, जो इनपुट के बेसिस पर आई है, पावर के बेसिस पर आई है, वो कितनी है? 20 या 17? सोचो जरा उसे, वो 20 है या 17 है? वो है 20। मतलब इनपुट वाली एफडी आप चेंज नहीं कर सकते, इनपुट तो आपको गिवन है, उसके हिसाब से डिजाइन करना है। तो ये कितना हो गया? 20.50 किलो न्यूटन,
बराबर एफएस क्या है? एफएस है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो जरा। एफएस है सिग्मा बी इंटू वाई ऑफ दी, ये भी अलग नहीं कर सकते, वीकर गियर, वीकर गियर है तो वीकर गियर के लिए लेके चलना है, पिनियन ही है वो, पिनियन ही है वीकर गियर, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो पहले से डिजाइन कर लिया हमने। नंबर ऑफ टीथ भी दे रखे हैं ना पिनियन के 15, तो उसी से तो डिजाइन हुआ था फाइनल निकल के। अब आगे जो चीज है वो क्या है, एक तो है बेस और एक है मॉड्यूल। किसने कहा कि वीकर गियर का जो वाई है नंबर ऑफ टीथ एंड जो सिग्मा बी है वो आपने जो गिवन दिया हुआ है 15 टिथ का क्या इतने बड़े डाया का 15 टिथ नहीं बन सकते? सोचो जरा, इसमें भी तो 15 टिथ बन सकते हैं इतने बड़े में भी, और इतने छोटे में भी 15 टिथ बन सकते हैं, यस और नो? इसमें भी तो 15 टिथ बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे सिग्मा बी वाई से किसको हम रिलेट कर पा रहे हैं? टिथ को। टिथ तो कांस्टेंट है 15 में, इसमें भी और इसमें भी, इसके भी तो 15 मान सकते हो ना भाई। ये बड़ा साइज है बट 15 तो इसके भी हैं, बड़ा छोटा साइज है बट 15 इसमें भी आ सकते हैं, बन सकते हैं। नंबर ऑफ टिथ देखते हैं वो यार, है ना, क्लोक वाले टिथ देखे हुए कितने सारे होते हैं छोटी सी जगह में, तो आप 15 टिथ अगर इसमें मान सकते हो तो इसमें भी मान सकते हो ना, है ना। साइज आपको नहीं गिवन है, समझ रहे हो, डी आपको नहीं गिवन है, डी ही हमें निकालना है। आपको पता है कि नंबर ऑफ टिथ के हिसाब से सिग्मा बी इंटू वाई कितना है, इसका कम है ना। तो बीकर गियर तो मेरा पिनियन ही है, पिनियन वो कोई सा भी शेप का हो सकता है क्योंकि यही तो शेप निकाली जा रही है। शेप क्या निकाली जा रही है, या तो ये हो या ये हो। गियर क्या होगा, अगर ये पिनियन आया मेरा तो गियर इससे भी बड़ा होगा, अगर ये पिनियन आया तो गियर इससे बड़ा होगा, बस इससे मतलब है बस पिनियन का डायमीटर ही निकालना है। वो डायमीटर क्या बेस पर इस पर विड्थ पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। बी क्या है, बी तो बेस विड्थ है, बेस विड्थ है, ठीक है। एम क्या है, एम पर कर रहे हैं, मॉड्यूल पर कर रहे हैं। आपने मॉड्यूल चेंज किया तो क्या चेंज कर रहे हो? मॉड्यूल गियर का और पिनियन का सेम रखना है, पिनियन का और गियर का सेम रखना है, बट वो मॉड्यूल तो आपका अभी मन मर्जी है ना, कुछ भी रख सकते हो। अभी आपके माइंड में मन है जो भी रखना चाहो रख सकते हो, बस क्या हो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ क्या हो, 15 हो। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ क्या हो, 15 हो, तो डायमीटर उसके हिसाब से कुछ भी लिया जा सकता है। अगर आप मॉड्यूल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसका मॉड्यूल चेंज करोगे तो तुरंत ही गियर का भी मॉड्यूल इसके बराबर होगा, ये चीज फिक्स है। गियर पिनियन के साथ में चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एम चेंज कर सकते हो। बी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10m, ये कंडीशन दे दी कि बी मेरा कांस्टेंट नहीं है दोनों के लिए, बी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, 10m मतलब मॉड्यूल पर। तो आप बी को भी क्या लिखोगे, 10m। तो यहाँ पर क्या चीज हमारे लिए वेरिएबल आ गई, सिग्मा बी इंटू वाई ऑफ द वीकर गियर इंटू में 10m इंटू में m। तो ये चीज हमारे पास क्या निकल के आ गई, सिग्मा बी इंटू वाई ऑफ द वीकर गियर इंटू में 10 इंटू एम स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है, 20.5 किलोमीटर। तो यहां से इसके हिसाब से अब m निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यू मॉड्यूल। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए हो पक्का? मैंने क्या बोला, 17.56 जो आ रहा था आपका, उसके हिसाब से मॉड्यूल क्या था, 6 था, 6 था। उस 6 के हिसाब से एफडी में हो गया फेल वो, तो आपका वो मॉड्यूल सही काम नहीं कर रहा। आपको क्या लेके चलना है, मॉड्यूल की वैल्यू अलग। मॉड्यूल की वैल्यू का मतलब क्या होता है, डायमीटर अलग, नंबर ऑफ टिथ 15 पर ही डायमीटर अलग, ठीक है। डायमीटर ऑफ टिथ का रेशो सेम रखना है। तो टिथ तो हमारी कांस्टेंट है, 15 दिए हुए हैं, 15 के हिसाब से डिजाइन होनी है, तो डायमीटर बढ़ाओगे ना फिर उस हिसाब से, डायमीटर फिर बढ़ाओगे एम चेंज करोगे, है ना। तो एम अगर चेंज हो सकता है तो करो उसे, एम चेंज हो सकता है, एम चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू किसके हिसाब से आनी चाहिए, 20 के हिसाब से। यहाँ जो इसका प्रोडक्ट आना चाहिए ना, वो 17 नहीं आना चाहिए, अब इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 20। तो 17 से वो बढ़ के आ रहा है, तो एम की वैल्यू 6 नहीं आएगी यहाँ से, अब एम की वैल्यू इससे बढ़ के आएगी, कितनी आएगी वो बताओ भाई। लास्ट में हो गए हो कंफ्यूज, को कम करना पड़ेगा, को कम करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 पॉइंट, ये आ गया आपका मॉड्यूल आ गया 6.505 या 7 mm लेंगे अब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अप्रोक्स 7 मतलब 7 हमें लेके चलना है, ठीक है, गुड। चलो निकल, क्या चीज, बी है 10 mm,
सॉरी 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 गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी। 14 m है, वो मैं 10 m पढ़ गया उस चीज को। 14 m, ठीक है, ये 14 m। गुड। ठीक है, 6.45 के आसपास इसका ये आ रहा है m। यहाँ जब m का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.45। ठीक है, m की वैल्यू आ गई यहाँ से 6.45 क्या mm, मतलब अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये यहाँ से लेके चल रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7 mm। अब 7 mm के बेसिस पर अब निकालो डायमेंशन कितनी कितनी आ रही है। d1 कितना आ गया 105, कुछ, क्योंकि 7 इंटू T1 है ना, T1 की वैल्यू 15, 15 से तो 105, सही भी है, मैं टेबल ही भूल गया यार। D2 कितना हो गया, D2 हो गया 7 इंटू T2 पता है, हाँ T2 पता है 45 है ना, तो यहाँ पर D2 कितना आ गया 315, बहुत बढ़िया 315। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो डायमीटर्स आई हैं इनके बेसिस पर क्या निकालोगे, फिर से FT निकालना, वो भी तो पड़ेगा FT। अब ये नई डायमीटर आ गई ना, अब न्यू डायमीटर FT FS से छोटा है या नहीं है, फिर ये भी चेक करो। FT वाली चीज दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि FD वाली चीज दोबारा करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि FD इक्वल टू FS को ही तो लेके चले, है ना। तो FT वाली चीज को दोबारा करो जल्दी से। अब FT की वैल्यू क्या आएगी, FT1 होगा T01 डिवाइडेड बाई R1। R1 की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, अभी आपने निकाली 105 का आधा, 105 का आधा, ये R1 हो गया। T01 आपने निकाली 636.619, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो FT1 की वैल्यू आएगी आपकी 12.126, क्या आएगी 12.126, ये क्या आया किलो न्यूटन। मतलब FT1 आपका कितना आ रहा है, FS से छोटा। FS की वैल्यू क्या है, FS की वैल्यू यहाँ पर कितनी ली हुई है, FS कितना है 17, FS कितना है 17.708 किलो न्यूटन। ठीक है, ये चीज कंफ्यूजन हट चुकी है ना। FS हमेशा क्या रहेगा, जिसके हिसाब से डिजाइन हो रहा है, किसके हिसाब से डिजाइन हो रहा है, 20 के हिसाब से, ना कि 17 के हिसाब से। ठीक है, ये कंफ्यूज करना था, ये लास्ट में कंफ्यूज करना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 17 नहीं है, 17 की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब 17 में वो m जो था वो गड़बड़ था 6 mm, क्योंकि वो FD में क्या कर रहा है, आपको गड़बड़ कर रहा है। FD में वो आपको गलत आंसर दे रहा है, आपको वो आंसर लेके चलना है जो FD के बराबर भी FS को होने के बाद में CF करा सके डायनामिक केस में। तो FS की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, जो आपने शुरू में FD मान लिया, तभी तो आपने ये वैल्यू निकाल के चले। तो यहाँ पर क्या हो गई, FS की वैल्यू 20.50 किलो न्यूटन, उससे मेरी FT की वैल्यू क्या आ रही है 12.126 किलो न्यूटन, मतलब कम है, तो ये भी मेरे लिए क्या है, सेफ। बात क्लियर है, ठीक, गुड, समझ में आ गया। अभी वही पुरानी वाली FS तो नहीं घूम रही है स्टूडेंट के माइंड में, वो घूमती रहती है कि वो बड़े बड़े अच्छे से लिखी हुई है यहाँ पर 17.708 है ना, उस पर फेल, वो माइंड में हमेशा घूमता रहता है। बट ये 17.708 कहाँ से आया था, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू 14, ये तो कांस्टेंट चीज थी। इनटू में जो m स्क्वायर आया था ना, वो आपकी इस तिकड़मबाजी से आया था जो आपने किया था वहां पर। ठीक है, तो वो m तो हमारा चेंज भी हो सकता है ना, अगर वो m हमने कुछ और अलग वैल्यू ले ली, 5.567 की जगह 6 की जगह कुछ और ले ली, तो ये चीज तो अभी भी चेंज हो सकती है ना, बात समझ में आ रही है। तो वो चीज है, मटेरियल सेम है, मटेरियल वही है, मटेरियल, हाँ बोलिए। ना जरूरत नहीं थी, क्योंकि FD बराबर FS ले लिया तो वो CV ने उससे पहले ही कम कर दिया है। ठीक है, कम कर दिया है,
ठीक है। हाँ हाँ वो सेम ही आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज हो गई। अब एक बात देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप अगर एफडी भी चेक करोगे तो फिर से एक बार एफडी चेक करो, एफडी चेक करो, ये भी 20 से कम आना चाहिए अभी भी, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन में क्या है, एक सीवी का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो इस सीवी के कॉन्सेप्ट से भी हमें उस चीज को बचा के चलना पड़ेगा। तो एफडी इक्वल टू क्या होगा, एफ टी वाई सीवी ना, तो इस सीवी की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली थी, 0.696798, ये वैल्यू आपने सीवी की निकाली, तो सीवी को डिवाइड करोगे, अब बताओ एफडी कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये किससे आया, 20 से कम, अब ये किससे है, 20 से कम। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कि वो जो एफएस की वैल्यू आपने एफडी के बराबर लिखी, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी एफडी के बराबर ही आई, क्योंकि वो एफटी अपॉन में सीवी है, वो एफटी अपॉन में सीवी है जो एफडी है। बात समझ में आ रही है, उस एफएस की मैग्नीट्यूड हमारा 20.157 हो गया था। क्लियर है, हमारे लिए ये क्या है, सेफ है एकदम। एफडी की वैल्यू आ गई आपकी 18 है 17 पॉइंट, एफडी की वैल्यू 18 पॉइंट आ रही है। अच्छा आपने वाई वी की सीवी की गड़बड़ कर दी ना, सीवी की गड़बड़, फिर से वैल्यू गड़बड़ कर दी, सीवी भी तो चेंज होगा ना भाई। सीवी क्या आएगा यहाँ, सीवी क्या आएगा, पाई d1n1 वाई 60, ये है ना वी की वैल्यू, ये है वी की वैल्यू। अब वी की वैल्यू में d1 आपने चेंज कर दिया ना मॉड्यूल के हिसाब से, तो d1 की वैल्यू चेंज हो गई। अब d1 कितना हो चुका है, 105, तो 105, अब पहले कैलकुलेशन किससे थी, 90 से, अब क्या है 105 से, तो v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू अब 1.41 नहीं आएगी जो पहले आई थी, अब आएगी 1.649, ओके हाँ 1.6493। अब ये जो v की वैल्यू आई है, ये उस फॉर्मूले में रखी जाएगी सीवी में, सीवी इक्वल टू 3/3 प्लस वी। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के 1.649, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.6452, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.6452। दिस इज द सीवी। अगर ये सीवी निकल के आया तो इसमें पुट करो, क्योंकि है तो 1 से छोटा, तो ये फॉर्मूला तो ये लिया जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी अब वो आएगी 18 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, 18.8 हाँ 79 के आसपास आ रही है, 18.79 किलो। ये वैल्यू किससे कम है, एफएस से। एफएस की वैल्यू 17 नहीं, एफएस की वैल्यू कितनी है, 20.50। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, सेफ डिजाइन, मतलब आप डायमीटर ये लेके चल सकते हो। बट अभी क्या है, अभी एक वियर डिजाइन, ठीक है, तो वियर में और चेक करना है। हो गया यार, कैसा क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन है जो कि आपका पूरा गियर को कवर कर रहा है। ठीक है, जबकि गेट में इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक पार्ट आएगा, गेट में फुल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे वो आपसे, आपसे क्या होगा, एक एक पार्ट। जबकि ईएससी कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन आता है, ये ईएससी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट इस कन्वेंशनल से क्या हो रहा है, पूरा गियर एक साथ ही कवर हो रहा है, पूरा गियर एक साथ कवर हो रहा है यहाँ पर। ये मत सोचना अभी ये ईएससी कन्वेंशनल है, ये सोचो कि गियर गेट को ही पढ़ रहे हैं स्टेप वाइज। हाँ बोलो। हाँ हाँ एफडब्ल्यू फोर्स आएगा बीकर का, इनको आप एम में लेके चलो, न्यूटन वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है, अगर न्यूटन लेके चल रहे हो तो न्यूटन में आ जाएगा वो। भाई यहाँ पर न्यूटन में भी तो एमएम होता है ना, ठीक है, वो न्यूटन में भी तो एमएम होता है, बस न्यूटन में भी तो मीटर होता है ना, तो इसलिए आपको हर एक यूनिट सेम लेके चलनी पड़ेगी, उसे भी फिर मीटर लेके चलो। ठीक है, यूनिट वाइज लेके चलो, डायम अगर इधर न्यूटन निकाल रहे हो तो इधर भी तो मीटर लेके चलोगे ना। अगर मेगा पास्कल में रख रहे हो तो एमएम में लेके चलो, क्योंकि वो एमएम से एमएम कट जाएंगे, फिर सिर्फ बचेगा क्या, न्यूटन बचेगा क्या, फिर न्यूटन। ठीक है, अगर चीजें आप मेगा पास्कल में ले रहे हो तो ना, मतलब न्यूटन और एमएम में ले रहे हो तो ठीक है, फिर एमएम में लेके चलो हर चीज। ठीक है, अब लेके चलो वियर स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ में क्या हो गया, एफ डब्ल्यू इक्वल टू, ये भी एक गेट का अकेला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपका जो ये इस क्वेश्चन में ये पार्ट आ रहा है ना, वो एक तरह से गेट का अकेला क्वेश्चन है। एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू के इंटू डी वन इंटू बी। ठीक है, क्यू इंटू के इंटू डी वन इंटू बी। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू 2g अपॉन g प्लस 1, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल गियर है,
जी की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में 3, गियर रेशो 3 है ना, तो 2 इंटू 3/3 प्लस 1 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया 6 4 कितना हो गया 4.25 1.25 ये तो हो गया क्यू। ठीक है, उसके बाद अब बताओ के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है सिग्मा ES का स्क्वायर इंटू साइन फाई अपॉन में 1.4 1/E1 प्लस 1/E2। प्लीज इसे कैलकुलेट करना, सॉरी 1.5, ठीक है ये हो गया 1.5। के की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू 1.319, बहुत बढ़िया 1.319 कैसे आई भाई, कुछ नहीं सोचना, ये सब की सब वैल्यू दी हुई है, सिग्मा ES की वैल्यू दी हुई है 600, साइन फाई की वैल्यू दी हुई है ना 20 डिग्री है शायद। ठीक है, उसके बाद 1/E1 दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में, E2 दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में, गीगा में है तो उसे मेगा में कन्वर्ट करना 10⁻³ पर, तो इसका फॉर्मूला का जब रखोगे इसमें सारी वैल्यू तो 1.319 आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा यूनिट वाइज सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक मैं कुछ गलत बोला क्या, नहीं ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा FW, तो FW की वैल्यू निकाल लो, अब सारी चीजें तो आपको पता लग गई हैं। FW FW की वैल्यू बताइए 20.36, बहुत बढ़िया 20.36 ये निकल के आएगा FW, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना आप, तो 20.36 किलो न्यूटन, ये पॉइंट निकल के आया 20.36 किलो न्यूटन। FW क्या है 20.36, FD की वैल्यू कितनी आई 18 18.8 आई थिंक, FD आया था 18.79, FD आया था 18.79, क्या 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 के आ रहा है 1.319, गीगा लिखे हैं ना, गीगा, गीगा का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करोगे यहाँ पर, अगर मेगा पास्कल यहाँ लेके चलो ना सिग्मा ES को, तो यहाँ पर फिर गीगा पास्कल्स को चेंज कर लिया, आ गया आंसर। अच्छा पॉइंट्स में गड़बड़ आ रही है, ठीक है, और फिर ये के की वैल्यू इसमें पुट करके इस वाली इक्वेशन में सारी चीजें पुट करके आपका आंसर क्या आ गया 20.36 किलो न्यूटन FW। ये FW क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए FD से, छोटा ये बता दो बस, ये बड़ा होना चाहिए छोटा, जो कल समझाया था, FW बड़ा होना चाहिए छोटा, सेफ डिजाइन के लिए FW छोटा होना चाहिए, है ना। वियर स्ट्रेंथ की कैपेसिटी जो है ना, जो टिथ है अपने आप को वियर में झेलने की कैपेसिटी उसकी कम होनी चाहिए जितना उस पर लोड लग रहा है ना, है ना, भाई उल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर FW शुड बी ग्रेटर देन FD, ये शुड बी ग्रेटर देन इन सेफ डिजाइन, है ना। अगर ये चीज सही आ रही है तो फिर हमारा डायमीटर सही था। तो अब बताइए यहाँ पर क्या FW FD से बड़ा आ रहा है, FW क्या FD से बड़ा आ रहा है, यस आ रहा है। FW की वैल्यू आ रही है 20, जबकि FD की वैल्यू कितनी आ रही थी 18.8 किलो न्यूटन, तो FD की वैल्यू FW से आ रही है छोटी, तो जो मेरा अब डायमीटर निकल के आया था इस वाले मॉड्यूल से 105 और 315 वो डायमीटर सही है। बस वही क्या है गियर का डिजाइन, समझ रहे हो, ये था गियर का डिजाइन। ठीक है, क्वेश्चन लंबा था बट ये सारे कॉन्सेप्ट गियर के एक साथ ले गया। ठीक है, अब ये हो गया खत्म। ठीक है, अगर ये चीज हो गई कंप्लीट, ठीक है, अगर ये चीज हो गई कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया या नहीं अभी बताओ, समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये चीज कंप्लीट होगी तो अब हम गेट की क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस एक साथ निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको लगे हाथ एक क्वेश्चन करवा भी दिया प्रीवियस ईयर जो शुरू में करवाया था, वो आपने आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो 59 हो गए ना।
एक सेकंड, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। ए 20 डिग्री फुल डेप्थ, a 20 degree full depth involute a 20 degree full depth involute spur pinion, कुछ लिखेगा a 20 degree full depth involute spur pinion। कश्यप जी गियर डिजाइन वाला ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? लास्ट वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई भी कहीं पर भी डाउट आया तो पूछ लो, ठीक है, गुड। चलो तो लिखिएगा इसे, ए 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट स्पर पिनियन ऑफ 4 mm module and 21 teeth, a 20 degree full depth involute spur pinion of 4 mm module and 21 teeth is to transmit 15 kilowatt at 960 rpm. 21 teeth is to transmit 15 kilowatt at 960 rpm. Full stop. Its face width is 25 mm. Its face width is 25 mm. Find the tangential force transmitted in Newton is. Find the tangential force transmitted in Newton is. Find the tangential force transmitted in Newton is. करो, 2 मिनट लो, करो इसे।
होने। आ रही है आवाज? आ गई है, आ गई है। ठीक है, आवाज आई थिंक आ गई है। ओके गुड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो प्लीज, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ए स्पर गियर हैज ए मॉड्यूल of 3 mm, a spur gear has a module of 3 mm, comma, the number of teeth 16, the number of teeth 16, comma, a face width of 36 mm. A spur gear has a module of 3 mm, comma, the number of teeth 16, comma, a face width of 36 mm, a face width of 36 mm, and a pressure angle of 20 degree, and a pressure angle of 20 degree, full stop. It is transmitting a power, it is transmitting a power of 3 kilowatt, it is transmitting a power of 3 kilowatt at 20 revolution per second, at 20 revolutions per second. मतलब ये क्या हो गया, आरपीएस। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसको मतलब 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, फुल स्टॉप। टेकिंग ए वेलोसिटी फैक्टर, वेलोसिटी फैक्टर याद है ना, सीवी। टेकिंग ए वेलोसिटी फैक्टर ऑफ 1.5, मतलब सीवी इज ग्रेटर देन 1। तो आप जुगाड़बाजी सोचना अपने माइंड में क्या होनी चाहिए, एफडी और एफटी में, है ना। एफडी सॉरी, टेकिंग ए वेलोसिटी फैक्टर ऑफ 1.5 एंड ए फॉर्म फैक्टर of 0.3 and a form factor of 0.3, form factor of 0.3, the stress in the gear tooth is about, the stress in the gear tooth is about, ये क्या होनी चाहिए, the stress in the gear tooth, stress क्या होती है, सिग्मा बी। ठीक है, ये कितनी इंड्यूस होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से। बस यहाँ पर थोड़ा जुगाड़बाजी सीखनी है, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर भी दे रखा है। वेलोसिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया, आपको डिजाइन किस में करना है, डायनामिक में। अगर वेलोसिटी फैक्टर ना हो तो क्या मान के चलोगे, 1, तो एफ टी हो गया एफ डी के बराबर। ठीक है, और अगर वेलोसिटी फैक्टर दिया हुआ है तो डायनामिक के सेंस से बराबर करोगे एफ एस को। समझ रहे हो ना। वो इक्वेशन में एट द वर्ड्स लिमिटेड होता है, कंडीशन क्रिटिकल की बात करते हैं। अब जरा सोचो, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें मैंने यही तो समझाया आपको कि एफटी जो इंड्यूस हो रहा है, जो एफटी जो इंड्यूस हो रहा है स्टैटिक वाला, वो लेस देन होना चाहिए एफएस से, है ना। क्रिटिकल कंडीशन में होगा बराबर। बट इसमें क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी फैक्टर। वेलोसिटी फैक्टर है तो बॉडी किस में हम चेक कर रहे हैं, डायनामिक में। इसका मतलब किससे चेक करोगे, एफडी से। और आपको पता है स्टैटिक से एफडी क्या होता है, एफडी क्या होता है स्टैटिक से, बड़ा, है ना। तो यहाँ आपकी जो डिजाइन होगी वो एफटी के बेसिस पर होगी, एफडी के। अगर वेलोसिटी फैक्टर नहीं दिया तो क्या मानोगे, सीवी को 1। समझ रहे हो, सीवी को मानोगे 1 तो एफडी बराबर क्या हो गया, एफटी। क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है एफडी और एफटी में क्या रिलेशन है, एफडी बराबर है एफटी इंटू सीवी, या फिर है एफटी डिवाइडेड बाय सीवी, है ना। क्वेश्चन में है सीवी की वैल्यू 1.5, इसका मतलब कौन सा वाला रिलेशन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। एफटी अगर सीवी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.1 है तो ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि एफडी की वैल्यू बड़ी होती है, तो सीवी की वैल्यू अगर 1.5 है तभी तो ये बड़ा आएगा। अगर सीवी की वैल्यू 1.5 यहाँ रखोगे तो एफडी तो छोटा हो जाएगा एफटी से, है ना। डिवाइड कर दोगे ना डिनोमिनेटर बड़े 1 के बड़े से, तो ऑब्वियसली एफडी छोटा आ जाएगा। एफडी की वैल्यू बड़ी होती है एफटी से, तो ये वाला रिलेशन लेके चलोगे। इसके बराबर किसे रखोगे सेफ कंडीशन में, एफडी के बराबर सेफ कंडीशन में किसे रखोगे, एफएस को। बस समझ रहे हो ना, कि अगर सीवी दे रखा है, वेलोसिटी फैक्टर दे रखा है, तो हमेशा क्या कंडीशन लेके चलोगे, डायनामिक फोर्स बराबर है बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। डायनामिक फोर्स बराबर है बीम स्ट्रेंथ वाली जो हमारी सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम आती थी। ठीक है, वहां एफ टी बराबर नहीं है। तो आपके माइंड में चीजें चल भी रही है या नहीं, कि एक इक्वेशन थी एफ टी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, एक इक्वेशन थी एफ एस इक्वल टू सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, और एक इक्वेशन थी एफ डी, है ना। तो अब ये एफ डी बराबर क्या आ गई, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम।
समझ रहे हो, ये चीजें हैं। अब ये चीजें में क्या है, ये है वो कंडीशन जो की है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, सेफ कंडीशन, एफएस, इसी को बोलते हैं बीम स्ट्रेंथ। तो इसी बीम स्ट्रेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एफएस है ना, ये एफएस। बट ये एफएस और ये एफएस कब बराबर होंगे, एफटी और एफडी? अगर वो स्टैटिक सेंस में है तो एफटी बराबर है एफएस, मतलब ये चीज। इस अगर डायनामिक सेंस में है तो एफडी बराबर है एफएस, मतलब ये वाली चीज। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, क्लियर है। हमारा एफडी बराबर होगा एफएस कब, डायनामिक में। डायनामिक में कब, जब आपको वेलोसिटी फैक्टर दिया हो। वेलोसिटी फैक्टर अगर 1 दिया हुआ है तो वो स्टैटिक बन गया। सीवी की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है आपको, गिवन है पहले से कुछ, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, तो एफ डी बराबर एफ एस के हिसाब से कैलकुलेशन करो, सिग्मा बी की वैल्यू बताओ। सिग्मा बी ना, गड़बड़ हो गया है कुछ। एक मिनट, आपने y की वैल्यू कितनी लिखी है, 0.3 ना। किसकी फॉर्म फैक्टर, कौन सा फॉर्म फैक्टर है, लुईस फॉर्म फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर नहीं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आपने 3 की गड़बड़ कर रखी है, 42, अब शायद आसपास हो जाएगा। हाँ, 46 मेगा पास्कल, 14 नहीं, एक्चुअली वो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई। आपको फॉर्म फैक्टर अगर दिया जा रहा है तो वो लुईस फॉर्म फैक्टर है, ठीक है। तो कैपिटल वाई कितना है, 0.3। अगर क्वेश्चन में फॉर्म फैक्टर वर्ड यूज किया जाएगा तो वो लुईस फॉर्म फैक्टर है, हाँ, मेगा पास्कल, ठीक है। तो आई थिंक आपका भी आंसर वही आ जाएगा 46 के पास। कश्यप जी एक बार देखो, समझ में आया भी है क्वेश्चन या नहीं। इसमें बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन हमने डायनामिक की क्यों ली, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर दिया हुआ है, उसी वेलोसिटी फैक्टर के हिसाब से डायनामिक में आपको डिजाइन करना है, वो बराबर क्या होगा, एफएस के। एफएस में फुल्ली कंफ्यूजन हो रखी है, अगर हो रखी है तो पूछ लो भाई। एफ डी बराबर हो गया एफएस, एफएस की वैल्यू क्या है, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू में बी इंटू एम, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, एफ डी होगा मेरा एफ टी इंटू में सीवी। ये इक्वेशन बनाई है ना, एफ टी इंटू में सीवी ना, एफ डी यही तो है, एफ टी इंटू में सीवी है ना। आपको क्या निकालना है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो यही टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से, सॉरी, आपको निकालना है स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा बी। एफ टी की वैल्यू कहां से निकालोगे, अगर स्ट्रेस वैल्यू निकालनी है, वाई आपको पता है, बी आपको पता है, एम आपको पता है, ये तीनों आपको पता है। सीवी आपको पता है 1.5, 1.5 लिखा तभी ये सीवी लिखोगे यहाँ पर। अगर वो 1.1 से छोटा होता तो एफ टी वाई सीवी लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है। सागर जी, नितिन जी, मनोज जी, हिमांशु जी, कोई डाउट इस वाली इक्वेशन में, प्लीज बोलो। एफ टी इंटू सीवी ही क्यों लिखा, सीवी एफ टी की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसलिए मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। एफ डी बराबर एफ टी इंटू सीवी क्यों लिखा है, क्योंकि सीवी क्वेश्चन में 1 से ज्यादा दे रखी है। अगर 1 से ज्यादा ना होती तो ये एफ डी की वैल्यू आप क्या लिखते, अगर वैल्यू होती 0.65 ऐसे कुछ, तो लिखते एफ टी बाई सीवी। तो इक्वेशन कैसे बनती सागर जी, तो इक्वेशन कैसे बनती, एफ टी बाई सीवी बराबर दिस। क्लियर है, ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये चीज। स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा बी, कौन सा, हाँ हाँ, आता है, किसका आता है, सिग्मा बी किसका आता है, स्टैटिक में जो हमने इंड्यूस किया वो एफटी का आता है। वो किस में आता है, स्टैटिक में, वेलोसिटी। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी फैक्टर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो वेलोसिटी फैक्टर 1 मानोगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो 1 हो गया, तो एफ डी बराबर एफ टी हो गया, ठीक है, ठीक। चलो चलो, तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी की वैल्यू है, आपको याद है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर। बे चल जा भाई, क्या हो रहा है,
ठीक है। एफ टी की वैल्यू कहां से निकाल सकते हो? इससे, किससे? टोर्क क्या होता है? टोर्क एफ टी इंटू आर इक्वल टू टोर्क टी नोट। तो टी नोट की वैल्यू, सॉरी एफ टी की वैल्यू क्या हो गई? टी नोट बाई आर, है ना। यहाँ डायमीटर और टोर्क दे रखे हैं शायद, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको? अच्छा निकाले हैं, अरे वाह क्या मेहनत कर रहे हो यार, बढ़िया। पावर से निकाला होगा आपने, ठीक है, एंड ओमेगा से निकाला होगा, तो आपके पास जो टोर्क की वैल्यू है वो निकल के आ रही है कितनी? 23.88। गुड। तो यहाँ से इनकी फुल्ली एफ टी की वैल्यू बता दो। समझ में आ गया मतलब आपको ये? अरे क्या बात है। 573.12 न्यूटन के किलो न्यूटन। ओके, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना। 573.12 इंटू 1.5 बराबर सिग्मा बी इंटू वाई 0.3 इंटू बी कितना है? 25 mm, है ना, तो -3, है ना, इंटू में m की वैल्यू, मॉड्यूल नहीं दिया हुआ, हाँ ऑब्वियसली उसके बिना होगा ही नहीं, 3 ना, तो mm है तो उसको भी 10⁻³ या फिर एक काम करो सारे mm में आएंगे तो मेगा पास्कल आ गया आंसर, है ना, सबको mm में रखे रहने दो, मेगा पास्कल हो जाएगा। न्यूटन और mm। बी वेस्ट विद 25 है ना शायद, ओ सॉरी पिछली बार का याद रख लिया, ठीक है 36। तो यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू निकल के आ गई 46 मेगा पास्कल। यूनिट किस में रखी? न्यूटन एंड mm में, ठीक है, इसमें रखोगे तो मेगा पास्कल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? खुद से करना इसे, समझ में आया ना? एफ डी बराबर एफ एस, और एफ एस की वैल्यू ये है, एफ डी की वैल्यू एफ टी इंटू सी बी आएगा। ऐसा ही 2000 मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आया था 2006 में, और सिमिलर क्वेश्चन आया है 2020 में। 2020 में भी इसके सिमिलर क्वेश्चन आए जो आपने अभी किया, ठीक है। ये 2006 वाला क्वेश्चन मैंने किया है, 2020 वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। कहाँ पे चल जाएगा ना, और ये थोड़ी है ये तो 5 लिखा हुआ है। नहीं मैं तो आपके सुन के ही बोल रहा था। कितना है? 973 है। अरे भाई मुझे, मैं आपके सुन के बोल रहा हूँ, ये 973 है, तो ये 46 आएगा, ये आंसर सही है 46। हाँ ये गलत था ना, हाँ ठीक, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा 46 मेगा पास्कल। हाँ बोलो बोलो, ये पावर से निकाल रहे हो टोर्क, है ना, ये टोर्क पावर से निकलेगा, जो पहले हमने किया ना P इक्वल टू टी ओमेगा से, उससे निकलेगा, ठीक है। FT 994 973 बोल रहे हो यार आप, क्या तो कर रखा है भाई, सबका अलग अलग कैसे आ रहा है? FT की वैल्यू 973 या 994, क्या लिखूं? 974 या 974 994? अरे यार भाई चेक कर लेना अपने हिसाब से, 46 आंसर है राइट, ठीक है, 994 है या 974 है वो आप देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट में आपसे भी कह रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड देखेंगे मैं उनसे भी कह रहा हूँ, ठीक है। 995 आ रही है कश्यप जी की, भाई 2 वोट हो गए अब, ठीक है, तो इसका मतलब 995 994 के पास आएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वाले देख लेना इसे आराम से, ठीक है। आंसर फाइनली आएगा, उसकी टेंशन नहीं है, और मुझे अब इसकी भी टेंशन नहीं है कि टोर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी। टोर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? टी ओमेगा, शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए ऐसे, है ना, तो यहाँ से टी की वैल्यू मतलब टी नोट टोर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पावर दिया है, ओमेगा दी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आज का गियर डिजाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्लीज प्लीज गियर डिजाइन के लिए जो 12 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के हैं वो सारे के सारे कल शाम तक हो जाने चाहिए, और फिर जब क्लास में आओगे अगर उसमें कोई भी डाउट बचेगा तो पूछ लेना, ठीक है। पीवाईक्यू वाली बुक है ना सब पे, सागर ले लेना, तो उसके 12 क्वेश्चन है, बस उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। कश्यप जी आप भी सब कुछ कर लेना, ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ कल का टाइम तो खैर वो उनका 5 बजे से ही रहेगा, क्योंकि उनकी क्लास वगैरह रहेगी, आई थिंक DIT वाले रहेंगे ना, हाँ, तो हम कल का टाइम अभी मैं और अपडेट कर दूंगा, वैसे 5 से ही मान के चलो कल का, है ना, 5 से ही मान के चलो, क्योंकि उनका आना रहेगा कल, ठीक है।